डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह सर प्रेजेंट। सर हम लोग शुरू करें। हाँ करिए, शुरू करिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस सीएमई में। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह सर द्वारा बनाई गई थी और दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 से लगातार सीएमईज, हेल्थ कैंप और होम्योपैथी के लिए बहुत सारे काम करते आ रही है। इसमें सबसे ज़्यादा रेगुलर है वो है सीएमई, जो हमेशा से लास्ट संडे ऑफ द मंथ को 3 to 5 PM हुआ करती थी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में। लेकिन इस कोरोना के चलते जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये फिजिकल ना होकर के वेबिनार का रूप ले लिया है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये जो सीएमई का रूप था हमारा अब वेबिनार्स में रहेगा जब तक कोरोना काल खत्म नहीं हो जाता या ऐसी प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती जिससे हम लोग फिजिकली मीट कर सके। तो हम लोग हर संडे की दोपहर को 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक हम लोग यहीं पे साथ में रहेंगे और ऐसे ही रूप प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे जैसे हम लोग सीएमई में करते थे। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं हमारी वो हैं डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला। डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला एक सीनियर होम्योपैथ है, एक्स मेंबर हैं एथिकल कमेटी सीसीआरएच न्यू दिल्ली की, यूनिवर्सिटी ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। एक्स मेंबर हैं एडिटोरियल एडवाइजरी बोर्ड की इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, जो होम्योपैथी में सबसे अच्छा जर्नल माना जाता है जो इंडिया से पब्लिश होता है। ऑफिशियल पब्लिकेशन है ये सीसीआरएच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये मेंबर हैं रिसर्च कमेटी एलएमएचआई जेनेवा की। मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं लीगा मेडिकोरम होम्योपैथिक इंटरनेशनल की, जो पूरी दुनिया में सबसे जानी मानी एसोसिएशन है होम्योपैथी के लिए। लाइफ मेंबर हैं एशियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग की। एक्स प्रोजेक्ट ऑफिसर एंड कंसल्टेंट बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से और क्लिनिकल ट्रायल यूनिट अंडर सीसीआरएच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और भी बहुत सारी जगह हैं। मैम हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं पूरे दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। आप हमारी लाइफ मेंबर भी हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और आपने हमारी होम्योपैथिक दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन को हमेशा से सहयोग दिया है। जो जो हमने आपसे डिमांड किए है आपने सब कुछ, हमें लेक्चर्स भी, हमें आपकी प्रेजेंस, आपने जो भी हमने आपको काम दिए वो भी सब आपने बखूबी हर चीज़ के लिए पूरा निभाया। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत। आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल सर। हालांकि डॉक्टर पंकज अग्रवाल का सर का मैं इंट्रोडक्शन दूं तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी इतने नोन हैं, सभी लोग इनको जानते हैं। सर ने डीएचएमएस की थी 1987 में और अब पीएचडी 2018 में कंप्लीट की है। सर ने का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है 20 साल से ज़्यादा का है और मैं खुद इनसे ऑर्गन पढ़ता हूँ, मैं इनके साथ का, काम भी करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है इनके जो वर्ड्स हैं, इनकी जो सेंटेंसेस हैं वो शायद मुझे डॉक्टर हैनीमैन के इक्विवेलेंट लगते हैं कि ये एक ही शब्द में या एक ही लाइन में बहुत कुछ कह जाते हैं, जैसे डॉक्टर हैनीमैन सर ऑर्गन में कहते थे। और सर भी बिल्कुल उसी अंदाज में बात करते हैं कि अगर आपको कुछ भी समझाना हो ऑर्गन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में तो वो बहुत लिमिटेड बातों में बहुत जल्दी से समझा देते हैं और ऐसी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि शायद आप को लाइफ में प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छा यूज़ करें। सर ने बहुत सारे लाइव शोज़, बहुत सारे टीवी शोज़, रेडियो शोज़ ऑलरेडी किए हुए हैं। सर प्रिंसिपल भी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इस समय ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में आगरा नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। मैं भी उसी कॉलेज से हूँ और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे वो सर ने आज हमें टॉपिक दिया केस टू केस मार्किंग ए सिंक्रोनाइज मेथड ऑफ लर्निंग। हालांकि सर ने जब ये टॉपिक दिया तो मैंने इसको जब गहराई से सोचा तो लगा कि हाँ वाकई में बहुत कुछ अच्छी चीज़ है जो हम सीखना चाहते हैं सर से। केस टू केस जो मार्किंग्स हैं वो कैसे करनी है, सर हमें जो भी समझाएंगे उसकी एक एक लाइन का अलग महत्व होगा। तो मैं चाहता हूँ कि सर आपके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं और हम चाहते हैं कि आज आपको सुनते रहें और फिर से समझे प्रैक्टिकल लर्निंग क्या हो सकती है और ऑर्गेनाइज में हम लोग और बेहतर क्या कर सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला भी आपका स्वागत करें और उससे पहले हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं डॉक्टर वाई सिंह सर हमारे साथ हैं, हमारे पैटर्न सर हमारे साथ हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्रेसिडेंट सर आप सब लोगों का स्वागत करें, फिर डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला अभी 2 शब्द कहेंगी। डॉक्टर वाई सिंह सर। डॉक्टर दीपक शर्मा, हमारे पैटर्न डॉक्टर
आज की स्पेशल गेस्ट डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला, आज के स्पीकर डॉक्टर पंकज अग्रवाल और दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के सभी सदस्य और जो भी इसको सुन रहे हैं, मैं एसोसिएशन की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और डॉक्टर दीपक शर्मा से निवेदन करता हूं कि आगे की कार्यवाही चलाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर वीपी सिंह सर, जो हमारे पैटर्न हैं सर, आपकी इजाजत भी जरूरी है। डॉक्टर वीपी सिंह सर, आप सुन पा रहे हैं? सबसे पहले मैं आज के अपने दोनों स्पीकर्स और अपने स्पेशल मेहमान का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के बिहाफ पर। और डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला का योगदान डीएचएमए के लिए बहुत बढ़िया रहा है और होम्योपैथी के लिए बहुत ज़बरदस्त रहा है। और हमारे जो आज के माननीय वक्ता हैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल, उन्होंने भी डीएचएमए को बहुत बार अपने शब्दों से बहुत शिक्षा प्रदान की है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला मैम, आज के टॉपिक के बारे में, थैंक यू के बारे में। और गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी डॉक्टर पंकज अग्रवाल, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर युधिष्ठिर और आप सभी डीएचएमए के मेंबर, आप सब लोगों के साथ आज यहाँ पर असेंबल होकर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और उसमें हम लोगों ने इस टॉपिक को चुना है जो होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग से रिलेटेड है और जिसमें स्पेशली डॉक्टर पंकज ने गुरु शिष्य परंपरा के बारे में जिक्र किया है, जिसको भी वो डिटेल में और एक्सप्लेन करेंगे। सो डॉक्टर पंकज के लिए तो आपने काफी इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। ही इज एमिनेंट स्पीकर एंड ओरेटर और ही इज आल्सो प्रोफेसर देयर in Agra Homeopathic Medical College, Neminath Homeopathic Medical College. It's in fact it's a great pleasure for all of us to assemble here to listen from Dr. Pankaj Agarwal. Thank you so much. Dr. Pankaj Agarwal, please. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सारे ऐसे लोग वेबिनार्स में हैं जो ये मानते हैं कि हम लोग थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं किसी भी स्टार्टिंग में, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितनी भी औपचारिकता हैं, हमारा जो समाज है और जो हमारे समाज के प्रति हमारी निष्ठा है और हमारे कर्तव्य हैं, वो हम भली भांति निभाते रहें, चाहे वो वेबिनार्स हो, चाहे फिजिकल सीएमई हो। हम जितना रिगार्ड सीएमईज में करते थे उतना ही रिगार्ड यहाँ भी करते हैं। वैसे इंट्रोडक्शन हम लोग सीएमई में करते थे, आज वेबिनार्स में भी ऐसा ही करते हैं। ऐसा नहीं कि वेबिनार्स के लिए हम लोग सिर्फ 1-2 मिनट के लिए कुछ हमने बोला और हमने स्टार्ट कर दिया। तो सर और मैम, आप लोगों का बहुत रिगार्ड है। डॉक्टर श्वेता सिंह जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारी, वो भी हमारे साथ में ही है और हमारे इस वेबिनार को मॉडरेट करेंगी। तो पंकज अग्रवाल सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से एक बार सब लोगों की तरफ से, और मैं चाहता हूँ कि आप आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करें। तो गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आज के होस्ट डॉक्टर दीपक, आज के को होस्ट डॉक्टर श्वेता, सभी डीएचएमए के पदाधिकारी जो हमारे अध्यक्ष हैं, पैटर्न हैं, सभी लोगों को नमस्कार करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला, मेरे को बहुत याद आता है कि मेरे को मैडम शुक्ला का असिस्टेंट बनने का मौका मिला एक सेमिनार के अंदर। मैम बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और पहले मुझे याद पड़ता है कि मैम करीबन जब मेरे फादर डॉक्टर एमएल अग्रवाल सेमिनार में जाते थे तो तब से मैं देखता था उनको कि वो वहाँ पर एक तरह से को पार्टिसिपेंट्स एंड को वर्कर्स हुआ करते थे। तो मेरे को आज ये दूसरी बार उनके स्पेशल सुपरविजन में बोलने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। आई एम रियली ऑनर्ड डॉक्टर दीपक फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कम टू योर प्लेटफॉर्म। और डॉक्टर दीपक को देख करके वो होम्योपैथी का जो मेरा बचपना था वो याद आता है कि हर समय बस कुछ करते रहो,
लगे रहो, कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ लोगों को जोड़ना है, कुछ पढ़ाई लिखाई की बात करनी है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि अब जब धीरे धीरे हम लोग थोड़े से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हैं, तो डॉक्टर दीपक शर्मा के जैसे एनर्जेटिक लोग आगे आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है देख के डॉक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरी आवाज सब लोगों को ठीक से आ रही है? जी सर। ठीक है। और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने आज संडे को इवनिंग को अपना समय निकाला, यहाँ पे इस वेबिनार में ज्वाइन किया है। और उनको एड्रेस करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि वो यहाँ पे अपने चैट में मेरे को लगातार लिख सकते हैं, यस एंड नो लिख सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कि अगर इंटरेक्टिव रहे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरी आप लोगों से, सभी पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैट बॉक्स को रेडी रखें, और जब मैं कुछ भी पूछूंगा आपसे, कहूंगा तो यस एंड नो, जैसे मेरी आवाज आपको आ रही है, आप अपने चैट पे मेरे को लिख दीजिए यस और नो, तो मेरे को पता लगता रहेगा कि हाँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे को मेरी बात को सुन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर दीपक मेरे को शेयरिंग अलाउ कर दो, अभी अलाउड नहीं है शेयरिंग मेरे को। कर दिया सर। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस एंड नो, प्लीज राइट मी यस एंड नो। यस सर, आ रही है। थैंक यू डॉक्टर दीपक। तो मैं इसको एक बार चला के देख लूँ, ठीक चल रहा है ना? सर इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए बस, सबसे अच्छा है। अच्छा, ओके, ठीक हो गया मेरे ख्याल से अब? जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं सभी के आगे जो मेरा टॉपिक है, मैं जरा थोड़ा सा इसको 2 मिनट लेके अपनी बात कहूँ कि अब से पहले तक मैं जितनी बार भी DHMA में बोला हूँ, मेरा ज्यादातर जो भी वक्तव्य रहा, बातचीत रही, डिस्कशन रहा, मेरा टॉक रहा, वो रहा बड़ा एकेडमिक रहा, बड़ा ऑर्गेनोन को टच करते हुए रहा, बड़े प्रिंसिपल्स के एक्सप्लेनेशन के बारे में रहा, चाहे वो फिब्रिल पोटेंसी हो, चाहे वो इंडिविजुअलाइजेशन हो, ऑर्गेनोन हो, इस तरह के सारे टॉपिक आप लोगों के साथ मैंने थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की। अपने पिछले सभी आपके साथ बैठते हुए मैंने ये वाले काम किए। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट और शुद्ध रूप से एकदम क्लिनिकल टॉपिक का डिस्कशन करूंगा, जिसमें केसेस ही केसेस होंगे। और ये जो एक बात है कि यहाँ पर मैंने ये कहा है कि केस टू केस मार्किंग ए सिंक्रोनाइज्ड मेथड ऑफ लर्निंग, जिसकी अभी हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मुन्निमा शुक्ला जी ने कहा कि ये एक तरह का गुरु शिष्य परंपरा की बात को आगे लेके जा रहा है। और हम कुछ भी कहें, ये जो एक बड़ी एंशिएंट परंपरा हमारे यहाँ की है, इसका मुकाबला आज भी कोई नहीं कर सकता। तो ये जो सिंक्रोनाइज्ड मेथड ऑफ लर्निंग है, इसमें मैं आपके आगे ऐसे केसेस रखूंगा जो मैंने अपने गुरु डॉक्टर एलिन खान सर के साथ देखे, और उनके जो गुरु रहे डॉक्टर ज्ञान मुजुमदार, डॉक्टर BN चक्रवर्ती, डॉक्टर JN कांजीलाल सर, ये हमारे गुरुदेव के भी गुरुजन हैं, मतलब हमारे दादा गुरु हैं तीनों। और इन तीनों दादा गुरुओं के नाम के सिवाय डॉक्टर खान आगे बात शुरू करते ही नहीं अपनी। तो इनमें से डॉक्टर BN चक्रवर्ती और डॉक्टर JN कांजीलाल को तो मुझे देखने का सौभाग्य मिला, दर्शन का सौभाग्य मिला, लेकिन मैं कभी डॉक्टर ज्ञान मजूमदार को नहीं पाया, फोटोज में ही देखा उनको, या डॉक्टर एलिन खान सर की बातों में ही सुना। और उन्होंने इस कदर बातें उनकी सुनाई, उनकी मेडिकल प्रोफिशिएंसी की बातें सुनाई, कि
ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कभी उनसे मिले ही नहीं है। मेरे ख्याल से होम्योपैथी के अगर कोई बहुत ही लर्नड अगर कोई होम्योपैथिक फिजिशियन हुए तो वो डॉक्टर ज्ञान मजुमदार हुए, जो उस जमाने में 1950, 60, 70 के दशक के FRCS बिधानचंद राय के कंटेम्पररी, और वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस किया करते थे, जो कि उनके घर खानदान की एक विरासत थी। आपने सबने डॉक्टर NM चौधरी का नाम सुना होगा, वो उनके अंकल लगते थे। इसी तरह से और भी उनके घर के डॉक्टर जतिन मजुमदार, डॉक्टर और दूसरे उनके दादा, वो भी उनके नाम से तो कॉलेज भी हुआ। तो इस तरह की लीनिएज के साथ, और उसके बाद वो लीनिएज धीरे धीरे हमें हमारे डॉक्टर खान के माध्यम से हम तक भी पहुंची। तो आज का कुछ डिस्कशन इस तरह से रहने वाला है इस 41st वेबिनार ऑफ DHMA में, कि ये जो दादा गुरुजन हैं, इन लोगों की प्रिस्क्राइबिंग से जो हमारे गुरुजन ने सीखा, हमारे गुरु ने सीखा, उनसे देखते हुए हमने करना सीखा। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे केस टू केस मार्किंग की बात। ये मतलब है मेरा केस टू केस मार्किंग बोलने का। और एक और एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ये जो टाइटल मैंने केस टू केस मार्किंग ढूंढा, ये बिल्कुल आप लोगों को अगर एक मूवी याद हो, चकते इंडिया, जो हॉकी के ऊपर बनी थी, वुमेन हॉकी, इंडियन वुमेन हॉकी टीम के ऊपर बनी थी, जिसके बारे में समझा जाता था कि इनसे कुछ नहीं होगा, बट वो कहां से कहां पहुंचे, उस मूवी में ऐसा दिखाया गया। तो एक मैच था अर्जेंटीना के साथ, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, तो ऐसा माना जाता था कि वो बड़ी रफ टीम होती है, और उन लोगों का प्लान ऐसा होता था कि वो हर एक अपोजिट टीम के प्लेयर के साथ अपना एक प्लेयर फिक्स कर देते थे, उसको बोलते थे मैन टू मैन मार्किंग, तो वो हिल नहीं पाता था। इसी तरह से मैंने इसको यहाँ पर ये कहा है केस टू केस मार्किंग, मतलब जैसे देखा और जैसा दादा गुरुजनों की बातों को सुना, उस तरह से हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में करने की कोशिश की। तो ये एक तरह का एक पेडिग्री का एक तरीका है जो सीखने के लिए कोशिश किया, और यहाँ पे उसका प्रेजेंटेशन करने का सिर्फ एक ही मीनिंग है कि जो भी नॉलेज और एक्सपीरियंस दादा गुरु और उसके बाद खुद करके आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, तो पहली बात तो ये है इसमें कि जो भी बताया जा रहा है वो इतना पक्का है कि आप अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट होगा ही होगा। ये नहीं कि मैंने करके देखा, ना, मेरे गुरु ने करके देखा, और मेरे गुरु के गुरुजनों ने भी करके देखा था, इसीलिए उन्होंने आगे बताया। तो इतना पक्का है ये कि ये काम करेगा ही करेगा। आप इसको जो भी नाम दे लें, इसको आप क्लिनिकल टिप कह लें, इसको आप कीनोट कह लें, आप जो भी नाम दे लें, आपका पेशेंट जरूर अच्छा हो जाएगा अगर आप तक मेरी बात सही ढंग से पहुंच पाई। तो पार्टिसिपेंट्स, व्हाट डू यू से? ठीक लग रहा है आपको? यस एंड नो, प्लीज राइट मी यस एंड नो। यस सर। ओके, गुड इनफ। तो इस तरह से चलते हैं आगे। सबसे पहले बात मैं आपसे करूंगा एक ऐसी दवा की जिसको मेरे ख्याल से बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, मर्कडल्सिस। मर्करी की बहुत सारी प्रिपरेशन है, आप लोग को इस बारे में पूरी जानकारी है कि जो मर्करी है, ये हेनलिन के जमाने में जब बहुत ज्यादा STD फैला, तो इसका इस्तेमाल बहुत बेतहाशा हुआ, ये समझ के कि इससे बहुत फायदा होगा। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि मर्करी डेफिनेटली सिफिलिस से रिलेटेड बीमारियों में एक स्पेशल प्लेस है इसका ठीक करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हेनिमन के टाइम में और थोड़ा उससे पहले 1493 में सबसे पहले मॉडर्न सोसाइटी में सिफिलिस आया पेरिस के अंदर।
और वहां पर जिस तरह से ये फैला वो इतना बढ़ गया कि हेनमिन के टाइम आते आते इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गई। और उस जमाने में एसटीडीज के अंदर सिफिलिस और गनोरिया, ये दो अलग बीमारियां होती हैं, इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी, उस जमाने के फिजिशियंस को नहीं थी। तो ये दो अलग अलग बीमारियां होती हैं। और आप अच्छे से समझिए, हेनमिन के जमाने तक भी लेबोरेटरी का जो माइक्रोबायोलॉजी था, जो ये इसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, एस्टैब्लिश नहीं हो पाया था, बातें तो चलती थी। तो क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे पहले ऐसे फिजिशियन हेनमिन हुए जिन्होंने गनोरिया और सिफिलिस को दो अलग बीमारी कहा, उनके सिम्टम्स को डिफरेंशिएट करके बताया। जॉन हंटर उस जमाने के बड़े फेमस डॉक्टर हुआ करते थे, वो भी ये मिस्टेक करते थे कि ये सब ऑल टुगेदर मिला के एक ही बीमारी है, इसलिए नाम पड़ा था एसटीडी। लेकिन हेनमिन थे जिन्होंने बताया कि ये दो अलग है। और हेनमिन का एक आर्टिकल लेसर राइटिंग में मैं सब लोगों से बोलूंगा कि आप लोग पढ़ के देखें। तो इंस्ट्रक्शंस टू द सर्जन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेनेरियल डिजीजेस, वो लेसर राइटिंग में है, 1779 में हेनमिन ने पब्लिश किया था। और तब तक तो होम्योपैथी का आता पता भी कुछ भी नहीं था हेनमिन। तो उसमें ही उन्होंने पहले ही कह दिया था कि किस तरह से मर्करी की प्रिपरेशन होनी है, और बहुत सारी अलग अलग प्रिपरेशन थी मर्करी की। और मर्करी का प्योर इस्तेमाल हो नहीं पा रहा था, क्योंकि कोई ऐसा केमिस्ट नहीं हुआ था अभी तक भी कि वो मर्करी को एज ए प्योर मेटल अलग करके रख दिया जाए। आप लोग जानते हैं कि हेनमिन ने ही मर्करी को सबसे पहले एज ए प्यूरिफाइड मेटल क्रिएट किया था, इसीलिए हेनमिन का नाम केमिस्ट्री में भी है अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन। तो वहीं पे उसी का एक ये प्रिपरेशन है जिसके अंदर क्लोराइड का कॉम्बिनेशन होता है, मग डल्सिस उस तरह से बनता है। ऐसे सर्कमस्टांसिस में ये दवा जबकि बहुत कम इस्तेमाल होती है, जो मैंने सीखा कि सर का एक केस है, व्हेन आई से सर आई मीन डॉक्टर एल.एम. खान सर। तो सर का एक केस है जिसमें एक केस था जिसको बहुत लंबे समय से खांसी चली आ रही, और वो खांसी कैसी थी? टिपिकल 2 पैरोक्सिस्मल कफ। दिस वाज द कफ। इट मे बी ए सक्सेशन ऑफ द बाउट्स, बहुत सारे बाउट हो सकते थे, लेकिन वो जो भी थे वो 2 पैरोक्सिस्मल कफ ही था, और टिपिकल एग्रावेशन एट नाइट। तो मैंने उस केस के अंदर 2 पैरोक्सिस्मल कफ, एग्रावेशन मॉर्निंग एंड डे टाइम इज सल्फर, 2 पैरोक्सिस्मल कफ, एग्रावेशन एट नाइट इज मक्सॉल। ये समझ के मैंने उसको मक्सॉल दिया, एंड कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो मैंने सर को कंसल्ट किया कि यहाँ तो मरकरी नहीं काम कर रहा है। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन मेरे को जो पेशेंट से मिली, जो कि मैंने सर के साथ शेयर की, कि सर ये पेशेंट ये कह रहा है कि खांसी तो जो है सो है, 2 पैरोक्सिस्मल है और नाइट एग्रेवेशन है, बट इसके साथ साथ एक और बात है कि इसको ऐसा महसूस होता है कि इसकी कान जो है वो बंद है। जैसे कभी हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं कि कभी कान में पानी चला जाए तो कान बंद बंद लगता है, इस टाइप का कान बंद है। अगर हम इसको ईएनटी की भाषा में कहें तो एक ऐसा सेंसेशन था जब कि स्टैचियन ट्यूब का ब्लॉकेज हो जाता है, तो एयर प्रेशर कुछ इस तरह से ऑल्टर हो जाता है कि हमें ऐसा मालूम होता है जैसे हमारा कान बंद हो गया है। इस तरह का सेंसेशन था। तो यहाँ पे मेरे को सर ने कहा कि तुमने ना दवा का सिलेक्शन तो ठीक किया, लेकिन उसके बेस्ट प्रिपरेशन नहीं ढूंढ पाए। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर तुम मर्क डल्सिस दो, और मर्क डल्सिस का 200 का 1 डोज, एंड इट वाज मिरेकुलस। इतना अच्छा रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट उसके अंदर हुआ कि भाई बड़ा कमाल हो गया। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने मेरे से कहा कि अरे रिजल्ट क्यों नहीं होगा, मेरे गुरु का सिखाया हुआ है।
तो ये तो रिजल्ट करेगा ही करेगा। तो जब ऐसी बात हम लोगों को अपने सर से सुनने को मिलती थी तो मैं हमेशा यही समझता रहा कि भाई यहाँ पे ना कोई सवाल जवाब नहीं है, कहाँ से देखें कहाँ से पढ़ें। मैंने कभी नहीं पूछा आज तक भी कहाँ से देखें। हाँ, मैंने डेयरिंग किया कि इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन मेरे को जो भी केस मिले वहां पर मैंने किया। ये नहीं कि उनमें खांसी था, 2 पैराक्सिस्मल था, नाइट एग्रेवेशन था, कान बंद थे, बहुत से केसेस खांसी था, कान थे, पर भी मैंने मगडल्सिस का यूज करके देखा और मेरे को बड़े अच्छे रिजल्ट मिले उस केस के अंदर। थैंक्स टू सर, थैंक्स टू दादा गुरुजी। मैं उसके ही छोटे छोटे 1-2 केस आपके सामने बोलता हूँ। एक यंग लेडी करीबन 17-18 साल की एक लड़की आती थी दवा लेने के लिए। तो वो कहती थी मेरे को हार्डनेस ऑफ हियरिंग है, मेरे को सुनाई कम पड़ता है। तो सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में बात यही समझ में आई कि उसको मिडल ईयर का इन्फ्लेमेशन था और वो सारा का सारा ऑडियोग्राम किया, ये किया वो किया, तो बात निकल के यही आई कि इसकी स्टैच्यूएंट ट्यूब ब्लॉक्ड है। ऐसी कंडीशन के अंदर उसको थोड़ा एलिम पोटेंसी के अंदर मगडल्सिस दिया और उसका सारा मिडल ईयर का प्रॉब्लम सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से ठीक हो गया। इसी तरह से एक और केस है, इंसिडेंटली कान के प्रॉब्लम में यहाँ पर पेशेंट जो है वो एक बड़े ही रिनाउंड हमारे एरिया की एक ईएनटी सर्जन। ऐसा हुआ कि ये डॉक्टर साहब ईएनटी वाले, ये और मैं, हम दोनों ही एक जगह कहीं हिमाचल की तरफ में एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए गए। अब आप जानते हैं कि जब सर्दियों के दिन थे, सर्दी थी और पहाड़ों का रास्ता था, आप जानते हैं वहां पे थोड़ा सा कानों के ऊपर एक इफेक्ट आता है। इंसिडेंटली क्या हुआ कि जब वहां से निकलते चलते वापस आए, हमने कालका से शताब्दी ट्रेन बोर्ड करी दिल्ली के लिए। तो वापस आते आते डॉक्टर साहब मेरे को कहने लगे, अरे यार बड़ी मुश्किल हो गई, ये कुछ ऐसा हो गया है, कुछ खान पान हो गया, जो भी कुछ हो गया, मेरे को ना मेरे एक कान के अंदर, अब याद नहीं है कि राइट था कि लेफ्ट था, एक कान के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा स्टैच्यूएंट ट्यूब ब्लॉक हो गया, बड़ा ब्लॉक का सेंसेशन हो रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अब तो आपने जो करना है सो आप करेंगे ही। तो उन्हीं के ड्राइवर आए, उन्होंने पहले मेरे को छोड़ा और मेरे यहाँ से थोड़े से ही दूरी पे रहते हैं वो। तो वापस जब अपने घर की तरफ जाने लगे तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अब तो रात को 12 बज रहे हैं, तो अब तो आप अपने काम का कुछ नहीं करोगे? कहते हैं अब तो कुछ नहीं करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, एक काम करो ना, अभी रात के लिए आप मेरी एक दवा खाली एक ही डोज खा लो। कहते ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं खा लेता हूँ। तो मैंने उनको मगडल्सिस 200 का एक डोज खिलाया। आप सरप्राइज होंगे कि रात को 2:30 बजे उनके पास मेरा फोन आया। कहते यार कमाल की दवा होती है आपकी, ये 2 घंटे में मेरा काम कैसे खुल गया, एज गुड एज नॉर्मल, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा इसके अंदर, नहीं तो हमारे यहाँ तो ये प्रोसीजर होता है और वो प्रोसीजर होता है। उन्होंने मेरे को बड़ा अच्छे से समझाया सारी चीजें। तो मैंने कहा सर बड़ा सिंपल सा मामला है, एक ये दवा होती है मगडल्सिस 200, मैंने ये आपको दिया, आप इसने पता नहीं कितने लोगों के कान खोल दिया, आपका भी कान खोल दिया, कुछ करना नहीं है, लंबा चौड़ा हो जाए, कोई इस्तेमाल करने का नीड नहीं। तो ही फेल्ट वेरी हैप्पी कि आप लोगों के यहाँ इतनी ही अच्छी दवा होती है। इसी तरह का एक और केस, 7 साल का बच्चा, और वो बड़ी सारी तकलीफों के बाद बहुत सारा ग्रोमेट और पता नहीं क्या क्या कुछ दिलवा के आया। आप लोग ग्रोमेट पढ़ लेना, क्या होता है कि वो एक तरह का थोड़ा सा इंसर्शन करते हैं इस प्रेशर को प्रॉपर ठीक करने के लिए स्टैच्यूएंट ट्यूब का और आउटर ईयर का थ्रू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। वो प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पा रहा था, वहां पे कोई फ्लूइड था कान के पर्दे के पीछे, जिसके कारण सारी समस्या हो रही थी। और कुछ भी नहीं, बस ये दवा दिया मगडल्सिस, थोड़ा एलिम पोटेंसी में दिया क्योंकि वो उल्टा सीधा करके आया था बहुत सारा, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट हुआ मगडल्सिस से। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग अगर इसको यूज करके देखेंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, तो आप लोगों को श्योर एंड डिसाइडेड सक्सेस मिलना ही मिलना है।
तो थोड़ा सा मगडलसिस के विषय में जानते हैं। मगडलसिस जो है वो एक, इसको हम कॉमनली कैलोमल कहते हैं, और ये एक तरह का मर्क्यूरियस क्लोराइड होता है, एक वाइट पाउडर होता है, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर एक परगेटिव यानी कि डायरिया प्रोड्यूस करने वाली दवा के रूप में हुआ करता था। वो क्यों होता था, कैसे होता था, वो पूरा आपको ऑग्नोन और ऑग्नोन के ऑथर के इंट्रोडक्शन में ले जाएगा, उसमें नहीं अभी मैं जाना चाहता हूँ, आज के टॉपिक में नहीं है वो। तो अब फैक्ट क्या है कि मास्टर हेलमैन, जो कि मैंने उसके बारे में बहुत सारी डिटेल आपको बताई किस तरह से उन्होंने सब चीजों पे काम किया, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको भाई प्रूव करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसका प्रूविंग किया, और मरकरी के साथ साथ उन्होंने मरकरी की बहुत सारी प्रिपरेशन की प्रूविंग करे। तो वहां पर बहुत सारी बातें निकल के मरकरी की आती हैं जो कि हम लोगों को थोड़ी सीखनी चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़े से आपको एक दो रेफरेंस देना चाहता हूँ, जिससे कि ये बात बड़ी पक्की हो जाए आप लोगों के सभी के मन में कि इसका पूरा का पूरा मगडलसिस का जो इस्तेमाल है, पूरा का पूरा बैकग्राउंड में अवेलेबल है। अगर हम जाकर के बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं, तो अगर मैथमेटिका प्यूरा में आप जाएंगे और वहां पर मेनली जो मेडिसिन एज ए मर्करी दिया हुआ है, उसमें अगर आप जाएंगे, वहां पर अफोरिज्म, वहां पर सिम्टम नंबर 158 से लेके 196 तक के सिम्टम्स को अगर आप पढ़ के देखेंगे, तो आपको बहुत सारे सिम्टम ऐसे मिलेंगे जो कि ईयर से संबंधित है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं आपको मर्करी एज ए होल के बारे में बता रहा हूँ। तो 158 सिम्टम मैं आपको प्यूरा से पढ़ के ही बता देता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, आई थिंक सभी लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि हम सबको मैथमेटिका पढ़ना होता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हम सभी लोग मैथमेटिका पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इन ओरिजिनल किताबों को नहीं पढ़ते। मैंने एक बात ये समझी कि आप दूसरी किताबों में, चाहे वो केंट हो या जो भी दूसरी मैथमेटिका है, ठीक है, वो पढ़ते हैं, वो पढ़ना चाहिए, मैं उसको ये नहीं कहता कि क्यों पढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि प्यूरा जैसी किताबें पढ़ने का एक बेनिफिट है कि आप बड़े शुद्ध रूप से वो सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं जो कि प्रूवर्स ने कहे हैं। तो आप सोचिए कि आप कितना ओरिजिनल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और जो दूसरी किताबों में लिखा होता है वो इतना ओरिजिनल सेंटेंस नहीं होता है। वो एक किस्म का लेक्चरिंग के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए इन्हीं सिम्टम्स को जो यहाँ प्रूवर गए, इसको ही लेकर के वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ओरिजिनल पढ़ना सुनना ज्यादा बेहतर है? उसी को मैं आपको जरा एक दो चीजें पढ़ के सुना रहा हूँ कि 158 सिम्टम जो है वो क्या कहता है। ही कैन हार्डली हियर एनीथिंग एंड येट एवरीथिंग साउंड्स लाउडली इन द ईयर। ईयर्स 159 सिम्टम, ईयर्स एज इफ स्टॉप्ड अप एंड ए रोरिंग इन देम। इस तरह से करके अगर आप ये सारे के सारे करीबन 39 सिम्टम्स हैं, इनको आप पढ़ेंगे, पूरे मर्क्यूरियस के अंदर 1450 सिम्टम है, और इसमें 39 सिम्टम सोचिए ईयर के विषय। अगर आप सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करके देखें, तो जो ईयर इतना छोटा सा पार्ट लगता है बॉडी का, 1450 सिम्टम में से करीबन 39 सिम्टम्स हमारे को ईयर के मिलते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन एज ए मर्करी ईयर्स के लिए हो जाती है। अगर हम 162 नंबर सिम्टम देखें, तो 162 मैंने पढ़ दिया, रोरिंग इन द ईयर एज इफ समथिंग वर स्टफ्ड अप इनटू इट। कान में किसी ने कुछ भर दिया, इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे को हेरिंग गाइडिंग सिम्टम का एक रेफरेंस मिलता है। अगर हम हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स में जाएं, तो वहां पर हमें मिलता है कैटारल इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर। वहां पर 93 केसेस का एक रिकॉर्ड इकट्ठा किया था डॉक्टर हेरिंग ने। मैं आपको एक चीज बता दूं डॉक्टर हेरिंग गाइडिंग सिम्टम के बारे में, कि हेरिंग ने
बहुत सारी दवाइयों की प्रूविंग करी, बहुत सारी दवाइयों की रीप्रूविंग करी, बट हेलमैन के बराबर नहीं। और सबसे ज्यादा हेरिंग को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने बहुत सारे नोट्स को हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया। और जो बहुत ही स्पेशल बात है डॉक्टर हेरिंग की कि उन्होंने हमारी जो मिट्रे मेडिका थी उसकी क्लिनिकल कंफर्मेशन एंड क्लिनिकल रिकंफर्मेशन को ऐड किया मिट्रे मेडिका में। क्या हुआ उससे कि हमारी मिट्रे मेडिका क्लिनिकली मैच्योर्ड हो गई। सोचिए, उन्होंने तरह तरह के जर्नल्स में जहां पर भी इस तरह के केसेस को छापा गया, उनको किसी एक क्राइटेरिया पे कि ऑथेंटिक है करके 93 केसेस मिडिल ईयर के कैटारल इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड थे, उन केसेस को इकट्ठा किया और वहां पर उनको ये सब देखने को मिला। तो वहां से हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। और अगर हम उसी में देखें तो वहां पर इस तरह के सब सिम्टम्स हमारे को देखने को मिलते हैं हियरिंग के अंदर, हियरिंग एंड ईयर्स के चैप्टर के अंदर। कैटारल इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर, स्टैचियन ट्यूब एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फेरिंग्स अफेक्टेड। ये जो थीटा बना के ओटाइटिस मीडिया लिखते हैं हेरिंग अपने हेरिंग गाइडिंग सिम्टम के अंदर, ये वही कंफर्मेशन है ओटाइटिस मीडिया के अंदर। उन्होंने इतने सारे केसेस के अंदर ये वाली बात की, उन्होंने केसेस का नंबर पहले मेंशन किया। जो मैंने लिखा है ये सब वहीं से लेकर के मैंने स्लाइड बनाया। फिर उसमें वो सिम्टम दे रहे क्लोजर ऑफ स्टैचियन ट्यूब, डेफनेस ऑफ एडवांसिंग ईयर्स, कैटारल otorrhea occurring in scrofulous children or accompanying scrofulous inflammation of the eyes, occasionally hearing is affected। इसी तरह का रेफरेंस हमारे को एलेन्स की नोट के अंदर मिलता है। और आप लोग जानते ही हैं कि एलेन्स की नोट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हेरिंग गाइडिंग सिम्टम से ली गई हैं। ऑफ कोर्स प्यूरा से भी ली गई हैं और बहुत सारी जगहों से ली गई हैं, लेकिन बड़ा सारा कंट्रीब्यूशन हेरिंग गाइडिंग सिम्टम का है। शायद उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सिम्टम्स का क्लिनिकल कंफर्मेशन अगर हमारे को अपनी किसी मिट्रे मेडिका में बहुत अच्छे ढंग से मिलता है, जिसको कि हम सभी लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, तो हेरिंग गाइडिंग सिम्टम। तो एलेन्स क्या कह रहे हैं? कैटारल अफेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ द आई एंड ईयर, कैटारल इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर, यहाँ पे काली म्यूर का भी इंपॉर्टेंस है, स्टैचियन ट्यूब क्लोज्ड, कैटारल डेफनेस and otorrhea in soric children, deafness of old age, again कालीम्यूर। तो पॉइंट ये समझने का कि ये जो दादा गुरु और गुरु से एक क्लिनिकल एक एक्सपीरियंस गेन हुआ और इस तरह की हिम्मत, इस तरह का हौसला आ पाया, ऐसी डेयरिंग में कर पाया कि मैं एक ENT डॉक्टर को भी ट्रीट कर रहा हूँ। उसके पीछे मैंने एक ग्लिम्स निकाल के आपको दिखाया लिटरेचर के अंदर से। अगर हम बहुत ज्यादा और डिटेल में जाएंगे तो हमें और बहुत सारी बातें मिलेंगी, लेकिन ये मैंने ग्लिम्स दिखाया आपको कि ये देखिए, इस वजह से हमारे दादा गुरु और हमारे गुरु, उन लोगों ने ये चीजें अपने क्लिनिक में यूज की और उनसे ही साथ बैठ के हमने सीखा। दिस इज केस टू केस मार्किंग, दिस इज ए सिंक्रोनियस वे ऑफ लर्निंग फ्रॉम द टीचर्स। ये क्या है? सिंपल शब्दों में गुरु शिष्य परंपरा, जिसको हम सभी लोग जाने अनजाने मानते ही हैं। ठीक है, यू एग्री विद मी? पार्टिसिपेंट्स, यू एग्री विद मी, यस और नो? राइट, थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर हम अब थोड़ा आगे चलते हैं और आज थोड़ा सा आर्निका सीखते हैं अपने दादा गुरु और गुरु से। और आप फिर उसमें देखिए कि मैंने भी इस तरह का कुछ डेयरिंग किया, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ बात। ये केस है जो हमने सर से सुना, डॉक्टर खान से सुना। उसको मैंने नाम दिया है लुमिनरी ट्रीटेड लुमिनरी। हमारे एक स्टॉलवर्ड डॉक्टर NM चौधरी, जिनकी कि हम मिट्रे मेडिका भी पढ़ते हैं और बहुत ही नॉलेजेबल मिट्रे मेडिका, बहुत ही
एक्सपीरियंस पैक्ड मैटरनिटी का लिखा है डॉक्टर एन चौधरी ने। उनको खुद को सीवीए हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। उनको ट्रीट करने के लिए कौन पहुंचे? डॉक्टर ज्ञान मुजुमदार पहुंचे, और उन्होंने उनको देख करके आर्निका मोंटेना 3x प्रिस्क्राइब किया, और बड़ा रिमार्केबल सक्सेस हुआ उसके। तो जब इतना रिमार्केबल सक्सेस हुआ तो सर बताते हैं, डॉक्टर खान सर बताते हैं कि जब एन चौधरी साहब को होश आया और उन्होंने पूछा कि मेरे को किसने ट्रीट किया, किसने मेरे को दवा दिया, कौन सा दवा दिया, तो बताया गया कि सर बैठे थे सामने डॉक्टर ज्ञान मुजुमदार कि मैंने आपको देखा और मैंने आपको आर्निका मोंटेना 3x किया। आप जैसा कि सर से हमने सुना, डॉक्टर एन चौधरी ने डॉक्टर ज्ञान मुजुमदार से कहा बंगाली में एक तो होम्योपैथी सीखे गए चो, मतलब थोड़ी थोड़ी होम्योपैथी सीख गए हो ऐसा लगता है। अब आप सोचिए, कहाँ एक लुमिनरी दूसरे लुमिनरी को ट्रीट कर रहा है, सक्सेसफुल ट्रीट कर रहा है। कमेंट देखो कैसा है कि थोड़ा थोड़ा तो सीख ही गए हो। हम लोग तो बिल्कुल इनके पांव की धूल के बराबर भी नहीं है। और इसी तरीके से फिर मैंने डॉक्टर खान के केसेस देखे आर्निका के, स्पेशली 3x पोटेंसी के। उसमें से मैं कुछ केसेस आपको बोलता हूँ। एक केस था करीबन 30-35 इयर्स एज की एक मैरिड वुमेन थी, मुस्लिम मैरिड वुमेन थी, और वो किसी एक कोई एमपी साहब थे, उनकी बेटी थी। उसको कमर में ये सब तकलीफ हो गया, एवीडी हो गया। तो इस प्रोलैप्स ऑफ द इंटरवर्टेब्रल डिस्क जब हुआ उसको, तो इतना दर्द तकलीफ था कि उसके लिए बैठना चलना बड़ा इम्पॉसिबल था। और उसको उस जमाने के करीबन 3 टॉप मोस्ट ऑर्थोपेडिशियंस से देखा दिल्ली के, और ये बोला कि 80% प्रोलैप्स है और इमीडिएट ऑपरेशन। इस केस के अंदर डॉक्टर एल एम खान सर ने आर्निका मोंटेना 3x रिपीटेड डोज दिया, और देने के बाद मैंने उस लेडी को मेरे क्लिनिक में हील पहनकर आते हुए देखा। इतना अच्छा रिजल्ट हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। इसी तरह से डॉक्टर खान का एक केस था जिसमें उन्होंने एक बच्चे को जिसको थैलेसीमिया था, उसको इंट्रायूट्राइन लाइफ में उसकी माँ को मार पीट बहुत सारी तरह की इंजरी हो गई थी, जिसके बाद उसको आर्निका दिया, जिसको देने के बाद एक बड़ा अच्छा पैलिएटिव इफेक्ट थैलेसीमिया के केस के अंदर देखने को मिला। एक और केस हमने डॉक्टर खान सर को दिल्ली में कंसल्ट किया था। एक कोई 40-45 साल का एक बिजनेसमैन था, उसको ट्रिपल वेसल डिजीज था, यानी कि उसकी तीनों कोरोनरी आर्टरीज जो थी वो ब्लॉक थी, और वो ऑपरेशन करने से इसलिए डरता था क्योंकि उसके फादर का इसी तरह के ऑपरेशन के अंदर डेथ हो गई। और वो क्या बस ऐसे पड़ा ही रहता था, तो पूछो क्या हाल है, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो बस पड़ा रहता था। उसे देख करके भी सर ने आर्निका 3x दिया, और उसके बाद उसने एक बहुत बड़ा सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस स्टैब्लिश किया। वो इतना अच्छा हो गया, कोई ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं। ऐसी एक सीए इंटेस्टाइन का केस था जिसमें वो लेडी सिर्फ स्माइल करते रहती थी, और उस केस के अंदर मैंने भी ये देख करके आर्निका दिया, लेकिन मैंने LM1 में दिया, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं हुआ। जब मैंने वो केस डॉक्टर खान सर को दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा पोटेंसी का सिलेक्शन रॉन्ग हो गया, दवा का सिलेक्शन ठीक हो गया, आर्निका 30 में दो। आर्निका 30 में दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ उसके। और एक बात हम लोगों को सबको सीखनी चाहिए कि जहां पर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी के केसेस आते हैं, उन केसेस में किसी ना किसी तरह की एक्टिव या पैसिव, मोस्टली पैसिव इंजरीज हमारे को बहुत ज्यादा मिलती है। जो हमें इतनी सारी पैसिव इंजरीज मिलती हैं, तो उसमें जब हम
देखते हैं केसेस को, और ये देखना बहुत जरूरी है कि जब कभी भी कहीं पे ओए नीच का केस आता है, वहां पर इंजरी मिलता ही है, बिगिनिंग तो वहीं से होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से हमको सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन करना चाहिए। उसमें हम किसी दूसरे सिम्टम्स के बेसिस पे हम आर्निका को इग्नोर ना कर दें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप बस आर्निका दे दो बगैर सिम्टम पूछे, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। होम्योपैथी में तो प्रिस्क्राइबिंग सिर्फ इंडिकेशंस एंड इंडिकेशंस पे ही होता है, और कब कौन सा इंडिकेशन लेना होगा, कब कौन सी बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कब क्या कुछ हो जाएगा, हम बहुत सारा सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि अभी भी कुछ सवाल चैट के अंदर आए हुए हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपके सामने जो केसेस मैंने रखे हैं, वो मैंने ऐसे लोगों के केसेस आपके सामने रखे हैं कि वो आपके पूछे हुए हर सवाल का बहुत ही गहराई से ज्ञान रखते हैं और बहुत अच्छे ढंग से इस बात को समझते हैं। तो उनके आंख से किसी तरह का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का मामला या किसी तरह का कोई और भी मामला इग्नोर हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ऐसा तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। जैसे कि हमारे पास में भी एक नेहा उपाध्याय जी का क्वेश्चन है कि बट सर, जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो माइंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है ना, उसमें क्या करना है? तो इस तरह के जब सवाल आते हैं और इन सवालों से ये समझ में आता है कि हम माइंड और कॉन्स्टिट्यूशन को अलग सोचते हैं, तो इसका मतलब है कि हम माइंड भी समझते नहीं है और हम कॉन्स्टिट्यूशन भी समझते नहीं है। हमको बेसिक डेफिनेशंस में ही कहीं कोई समस्या आ रही है जिसको कि हम इसे अलग करके बैठे। तो ऐसे सिचुएशन में ये समझना बड़ा जरूरी है कि स्पेशली जिनका सवाल है, मैं उनको एड्रेस करके कहना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन और माइंड को आप अलग करके मत देखो। आप सिंपल बात समझो, कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है मेकअप ऑफ द पर्सन, मेरी बनावट। तो क्या मेरी बनावट मेरे शरीर की अलग है और मेरे माइंड की अलग है? ऐसा कभी नहीं होता है। जब मेरी बनावट होती है तो मेरे माइंड की और मेरे फिजिक की जो बनावट और बुनावट होती है वो साइमल्टेनियसली होती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब होता है मेकअप ऑफ द पर्सन। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज करते हैं तो इसका एक और दूसरा शब्द होता है, उसको हम कहते हैं टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब भी होता है मेकअप ऑफ द पर्सन। बट क्योंकि दोनों लिटरेरी वर्ड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब वर्ड यूज करते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसके मेकअप में इसका कुछ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इतना प्रोमिनेंट है, तो वर्ड हम वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। जहां पर किसी का कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट बहुत प्रोमिनेंट होता है तो हम वहां पर टेम्परामेंट यूज करते हैं। बट टेम्परामेंट से फिजिक होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में माइंड होता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक बात आप बिल्कुल तय कर लें मन में कि राइट डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब 75% फिजिक एंड 25% माइंड। ऐसे अंदाजे से एक बात को समझाने के लिए कह रहा हूँ। एंड टेम्परामेंट में ऐसा कि 75% माइंड, क्योंकि प्रोमिनेंट है वो। हर आदमी, अगर हम किसी अखाड़े के पहलवान को देखेंगे तो हमें उसका जो इतना बड़ा शरीर दिखेगा वो प्रोमिनेंट हो जाएगा ना, डज नॉट मीन उसका माइंड नहीं होगा। और ये जुड़ के बनता है, अलग अलग नहीं बनता है। इसके गवाह हमारी सारी जो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है वो है, इंक्लूडिंग आर्निका, कि
सबका एक अपना एक प्रेजेंटेशन होता है, माइंड का एज वेल एज फिजिकल सिम्टम्स। लाइकोपोडियम आप देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि वो देखिए किस तरह से फिजिकली वीक, मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। यही कॉम्बिनेशन होता है लोगों के अंदर, पेशेंट के अंदर, और वो लाइकोपोडियम की प्रूविंग में भी हमको मिलता है। तो यहाँ पर हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन और इसी टेम्परामेंट और इसी माइंड की बात को थोड़ा सा आर्निका से सीखने की कोशिश करेंगे, आर्निका से समझने की कोशिश करेंगे। वो मैंने थोड़ा सा आर्निका का एक एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने रखा है, जो कि कहीं ना कहीं आपको शायद टच करे, आपको शायद यूजफुल लगे, तो हम उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं आर्निका को। तो इसी तरह के जब केसेस मैंने इन सीनियर स्टॉलवर्ड्स के सुने और अपने सर के केसेस को देखा, तो मेरे में भी ऐसा कुछ करे जुआ कि हाँ, मैं भी कुछ इस तरीके के केसेस कर सकता हूँ। तो मैंने भी इस तरह के बहुत सारे केसेस आर्निका 3x से ही किए, और वो सारे ही केसेस सीवीए के थे, जिसके अंदर एक इंजरी से या किसी भी रीजन से ब्रेन हेमरेज की कंडीशन नहीं हो तो कम से कम 10-15 केसेस थे, जिनमें से कुछ केसेस के अंदर मैं उन केसेस का असेसमेंट ग्लासगो कोमा स्केल पे भी कर पाया, और जिनको मैं इस तरह से असेस कर पाया, उन तरह के केसेस को मैंने इकट्ठा करके ऐसे पोस्टर प्रेजेंटेशन LMHI की कांग्रेस जो दिल्ली में हुई थी 2011 में, मैंने वहां पर उसको प्रेजेंट किया था। और जो उसका बेसिस है जिसपे मैंने प्रिस्क्राइब किया आर्निका इन सीवीए के केसेस में, वो क्या था कि उन पेशेंट्स के अंदर हमेशा देखने में एक बात आई कि उनका, वो तो पेशेंट कोमा में है जब वो सीवीए में, उस कंडीशन में देखने को मिला था। तो वहां पर तो हमें जो सिम्टम मिल रहा है बस उसी पे आगे लेके बात को चलना है। क्या मिल रहा है? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी हॉट एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कोल्ड, स्पेशली नोज कोल्ड एंड फीट कोल्ड, ये मिल रहा है। और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, बहुत अच्छे रिजल्ट, इतने अच्छे रिजल्ट मिले कि जो एक सीक्वले रह जाता है कि जी आपको तो हेमिप्लीजिया अब जीवन भर रहेगा, वो सब भी ठीक हो गया, परफेक्टली ठीक हो गया, और हर एज ग्रुप के अंदर ठीक हो गया। 70 इयर्स तक के केसेस हैं जिनके अंदर सीवीए के केसेस में मैंने आर्निका 3x दिया। इसी तरह का एक केस मैंने सीए स्टमक का, जो मेरे पास अभी भी चल रहा है पिछले 4 साल से, और वो केस भी बड़ा यूनिक केस है आर्निका का, कि उसका बेटा अपनी 65 इयर्स मदर को लेके आया। तो उसने मेरे को एक ही बात कही, मुझे नहीं मालूम मेरा बेटा मुझको यहाँ क्यों लाया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम वेल। ये देखो, ये आर्निका मोंटेना का माइंड है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप भी मेरे से ये सब क्या बातें पूछते जा रहे हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर आप उस केस की रिपोर्ट देखते तो उस केस के अंदर उसको प्राइमरी कहाँ था, कैंसर का स्टमक के अंदर, कोई सिम्टम ही डेवलप नहीं हुआ। वहां से उसका सेकेंडरी डेवलप हो गया और लेफ्ट किडनी के पूरे रीजन को उसने घेर लिया, ऐसे पूरा घेर लिया। एंड वो मेरे को लेके आए थे कि इनको थोड़ा सा कुछ उल्टी जैसा लगता है, और उनकी जो रिपोर्ट्स देखी तो उसके अंदर उनके अंदर एक CRF का प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया था, क्रेटिनिन और सारे यूरिया और इस तरह के उनके लेवल्स बढ़ गए थे, और उसी की टॉक्सिसिटी से रिलेटेड जो थोड़े बहुत सिम्टम डेवलप हो रहे थे वो हो रहे थे। बाकी तो अदरवाइज शी वाज वेरी स्माइलिंग, वेरी नाइस टॉकिंग, एंड ऑल द टाइम मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, आई एम ऑल वेल, कुछ नहीं है मेरे को। वो आज तक भी यही कहती है। और ये वाली बात को ध्यान में रखते हुए जब हम उसको देख रहे हैं तो उसका नाक ठंडा मिल रहा है, पाँव हमारे को ठंडा मिल रहा है, माथा हमें गर्म मिल रहा है। ये देखा, आर्निका मोंटेना दिया, और उस पेशेंट में ये बीमारी यहीं पे सो गई। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उस पेशेंट का पूरा कैंसर ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर उस केस को आप पूरा क्रिटिकली रिव्यू करेंगे तो आप कहेंगे बेस्ट पैलिएशन एवर, कि पेशेंट में बीमारी वहीं पे जहां थी वहीं पे सो गई, किडनी के लेवल नॉर्मल हो गए, पेशेंट आज भी अपना नॉर्मल रूटीन बढ़िया से चलाता रहता है, लेकिन वो ग्रोथ जो किडनी के आसपास बनी हुई है वो आज भी बनी हुई है, लेकिन वो वहीं सो गई, कुछ नहीं कह रही पेशेंट।
पेशेंट अपना नॉर्मल तरीके से रहता है, अपना सुबह उठता है, अपना सब काम करता है, अपने घर का भी सब काम करती है वो लेडी, जो भी कर सकती है अपनी इस एज के मुताबिक, एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। इस तरह का केस के अंदर चेंज हुआ। तो बेस्ट पैलिएशन विद द लॉ ऑफ सिमिलिया एंड ऑन द इंडिकेशंस ऑफ पेशेंट नेचर ऑफ आर्निका मोंटाना, एंड आई गेव आर्निका मोंटाना इन LM पोटेंसी। अब अगर मान लीजिए कि हम थोड़ा सा ऐसा कोशिश करें कि हम आर्निका मोंटाना को थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर दीपक, शुड आई कंटिन्यू? यस सर, प्लीज, एनफ टाइम है हमारे पास। तो अच्छा ठीक है। अगर आप आर्निका को मैट्रीमेडिका प्यूरा से देखें, हैनमिन की नजर से देखें, हैनमिन के तजुर्बे से देखें, हैनमिन की प्रूविंग से देखें, तो आपको क्या पता लगेगा? आपको ये पता लगेगा कि उन्होंने बहुत सारी जगह पे उनके बॉटनी की जैसी भी नॉलेज थी, बड़ी गजब की नॉलेज थी हैनमिन सर की बॉटनी के ऊपर। उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा। एक बड़ी आर्निका की प्लांट के बारे में, आर्निका के हैबिटेट के बारे में एक बात देखने सीखने को मिलती है कि आर्निका का प्लांट बड़ा डेलिकेट होता है, एक्सट्रीमली डेलिकेट होता है, वेरी डेलिकेट। कि उस आर्निका के प्लांट पे जो फ्रूट लगता है, जब वो फ्रूट पक जाता है या किसी भी वजह से जब वो ऊपर से टूट के नीचे धरती पे गिरता है, तो जैसे फ्रूट नीचे गिरता है तो गिरने के बाद वो जितना हिस्सा धरती पे लगा वो धंस जाता है, अंदर को डेंट आ जाता है। और भी इसके बहुत सारे सिम्टम है, ये तो मैं सिग्नेचर की बात कर रहा हूँ, आपको प्रूविंग में भी ऐसे बहुत सारे सिम्टम मिलेंगे, जहां पर आप एक बात ये देख सकते हैं कि जब इस तरह के आर्निका की मिट्टी का पेशेंट होता है, आर्निका के कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट वाला पेशेंट होता है, इस तरह के पेशेंट के अंदर जब चोट आती है, जहां चोट आती है वहां पे डिजेनरेशन हो जाता है। जैसे ये फ्रूट जहां गिरा वहां पे धंस गया। इसको अगर हम सिमिली लें, इसका अगर हम सिमिलर फिनोमिना समझने की कोशिश करें तो ऐसा ही है कि घुटने पे मैं गिर गया साइकिल चलाते हुए, मैं रिक्शा से उतरते हुए गिर गया, मेरा घुटना जाके नीचे धरती पे लगा, जो हिस्सा जाके लगा उसमें डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि जब आर्निका का फ्रूट गिरता है तो उसमें एक डेंट पड़ जाता है। ये हमारे को सीखने को इसके सिग्नेचर से और इसकी प्रूविंग से मिलता है। सिग्नेचर पे प्रिस्क्राइबिंग नहीं होती है, प्रूविंग के सिम्टम पे प्रिस्क्राइबिंग होती है। बट ऐसा कोई भी सिम्टम जो सिग्नेचर में भी मिलता है और प्रूविंग में भी मिलता है और क्लिनिकल कंफर्मेशन एंड रिकंफर्मेशन में वो सामने आता है, तो उस सिम्टम की इंपॉर्टेंस डबल ट्रिपल 5+ हो जाती है बोनिंगटन की भाषा में। तो यहाँ पर 3 वर्थ मेंशनिंग रेफरेंसेस है आर्निका के बारे में, एलेंस से, बोरिक से और मैट्रीमेडिका प्यूरा। एक एक लेकर के हम चलते हैं थोड़ा थोड़ा। ये तो मैंने 3 रेफरेंसेस में कुछ हिस्सा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आर्निका के बारे में इतना इमेंस लिटरेचर अवेलेबल है, जो घंटों डिस्कस करते जाएंगे तो कम पड़ जाएगा। इसीलिए मैंने एक हिस्सा कार्व आउट किया। इसको देखें, इन 3 रेफरेंसेस की नजर से देखें तो आज हम आर्निका को जिस तरह से एक ट्रॉमा की दवा समझ लेते हैं कि चोट लगी तो आर्निका होता है, खाली इतने से मामले में आर्निका नहीं होता। ट्रॉमा की बहुत सारी टाइप्स हैं, ट्रॉमा की बहुत सारी अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं, अंडरस्टैंडिंग है। ये ट्रॉमा समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम ट्रॉमा को समझते हैं, इतना आर्निका समझने के लिए इनफ नहीं होता। इस ट्रॉमा के बहुत सारे रीजंस और बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। और
बहुत अच्छे ढंग से समझ लें कि अगर हम आर्निका को मैथमेटिका प्यूरा से सिम्टम 1 से लेके लास्ट तक पढ़ते हैं अगर, तो वो सारे के सारे इफेक्ट एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि ट्रॉमा के इफेक्ट होते हैं। ट्रॉमा की प्रूविंग जाननी है तो आर्निका पढ़ो, ग्रीफ की प्रूविंग जाननी है तो इग्निशिया पढ़ो, और इंसल्ट की प्रूविंग जाननी है तो आपको चिप्स दे क्रिया पढ़ना है। ये सब उनकी एकदम इस लेवल तक ट्रॉमा हमको इफेक्ट कर सकता है, इस लेवल तक ग्रीफ हमको इफेक्ट कर सकता है, इस लेवल तक इंसल्ट हमको इफेक्ट कर सकती है। ये 3 दवाइयों से हमको सीखने को मिलता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रॉमा हो गया तो आर्निका दे दो, खाली इतना सा नहीं है, ग्रीफ हो गया इग्निशिया दे दो, इंसल्ट हो गया। इंडिकेशंस मिलती ही हैं। कई बार हम ऐसा समझते हैं कि जिस इंडिकेशन पे आर्निका दिया गया ये तो ट्रॉमा की इंडिकेशन नहीं है। बैकग्राउंड में हिस्ट्री ट्रॉमा का मिलना ही चाहिए, ये मिलना चाहिए, लेकिन ढूंढो तो मिलता है। वो वाली बात के ऊपर भी मैं आपके पास आऊंगा। तो हमें ट्रॉमा से बहुत सारे फिजिकल इफेक्ट मिलते हैं, हमें ट्रॉमा से बहुत सारे मेंटल एस्पेक्ट्स पे इफेक्ट मिलते हैं। उसी का एक हिस्सा है ट्रॉमा का एपोप्लेक्सी, जिसको कि हम ये कहते हैं, पुरानी भाषा में एपोप्लेक्सी कहते हैं। और फिर उसके बाद आप सोचिए ना, ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा होने के बाद ब्लीडिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आखिरी में क्या, हेमिपेरेसिस या हेमिप्लेजिया। ये क्या है? एक ट्रॉमा का ही तो आखिरी में एक रेमिनेंट इफेक्ट होता है, ये भी तो पार्ट ऑफ द ट्रॉमा ही है ना। ऐसे हमको थोड़ा सा जानना समझना चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रॉमा को हम कैसे अंडरस्टैंड करें। ट्रॉमा को समझने के लिए ये जो आप मेरा एक फ्लो चार्ट देख पा रहे हैं, टेल मी यस एंड नो एवरीवन। यस सर। ओके गुड। तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रॉमा 2 तरीके से दिखता है हमको। एक जिसको हम ओवर ट्रॉमा कह रहे हैं, जिसको हम बड़ा डायरेक्ट ट्रॉमा कह रहे हैं, और दूसरा पैसिव ट्रॉमा। तो जहां ओवर ट्रॉमा है, जहां पे बड़ा डायरेक्ट ट्रॉमा है, वहां पे बड़ा हेवी ब्लंट इंजरी की बातें मिल जाती है कि मैं छत से गिर गया था, मेरा सर टकरा गया था और इसके बाद ये हो गया। बड़ा ओवर्टली समझ में आता है किसी को भी, एनीबडी कैन अंडरस्टैंड। बट एक और हिस्सा ट्रॉमा का होता है जिसको हम कहते हैं पैसिव ट्रॉमा, जहां पर माइनर इंजरीज होती है लेकिन रिपीटेड होती है। आप इमेजिन करिए, और मोस्टली हम किस तरह की कार ड्राइव करते हैं? मोस्टली हम मैनुअल कार ड्राइव करते हैं। मेरे को सुन पा रहे हो? मेरे इंटरनेट में कुछ इशू हो रहा था अभी, ठीक है? मेरी आवाज आ रही है दीपक? यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो जब हम कार ड्राइव करते हैं और मैनुअल कार ड्राइव करते हैं, तो स्पेशली दिल्ली में जब इतना क्राउड एंड इतना ट्रैफिक होता है, तो आप इमेजिन करिए कि हमारे नी क्या इफेक्ट पड़ता होगा क्लचिंग और ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेटिंग करते हुए। जस्ट इमेजिन। अब एक दिन जब जो लोग भी कार चलाते हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि कितना माइनर इंजरी रिपीटेड हमारे नी जॉइंट्स के ऊपर होता है। इस टाइप की इंजरीज को पैसिव इंजरीज कहते हैं। घरों में फीमेल्स जो कि पूरे घर को मैनेज करती हैं, वो उनका अगर रूटीन पूछा जाए तो हमको ये पता लगता है कि उनको एक बार सुबह उठने के बाद 4 घंटे तक, 6 घंटे तक, 3 घंटे तक किचन में लगातार, या अपने यहाँ पे सामान रख, वहां पे सामान रख के लिए उनको लगातार खड़े रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है। और ऐसा वो कई सालों से उनका रूटीन है लाइफ का। आपको नहीं लगता कि ये माइनर इंजरी है? यस, इट इज माइनर इंजरी। यही हिस्से हैं जो माइनर इंजरी के अंदर हमको ढूंढने चाहिए केसेस के अंदर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स। आप लोगों के प्रोफेशन में, उनकी डे टू डे लाइफ में कितनी देर उनकी इस तरह की वर्किंग है, किस तरह की वर्किंग है, उन सब में अगर आप थोड़ा सा माइन्यूटली जाएंगे तो आपको इस पैसिव इंजरी के, पैसिव ट्रॉमा के बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। और दोनों ही तरह के ओवर्ट एंड पैसिव इंजरीज के जो इफेक्ट है, उनको हम 2 हिस्से में देख सकते हैं। एक हिस्सा है मेंटल प्लेन पे,
एक हिस्सा है फिजिकल प्लेन। दोनों ही हर पेशेंट में होते हैं। किसी के अंदर हमको बड़े ही ओवर्ट सिम्टम, बड़े ही एक्सप्रेसिव सिम्टम्स फिजिकल प्लेन में मिलते हैं और मेंटल में जरा कम मिलते हैं। किसी केस के अंदर पेशेंट के मेंटल प्लेन के सिम्टम्स पोस्ट इंजरी के इफेक्ट ज्यादा मिलते हैं और फिजिकल में कम मिलते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? ये उस जिस पर्सन को इंजरी हुई है उस पर्सन की वाइटल फोर्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। उस पर्सन की वाइटल फोर्स की क्वालिटी कहाँ से डेवलप होती है? वो डेवलप उसके अपने जहां से उसकी ओरिजिन है, उसके फोर फादर्स से उसने ये अचीव किया था और उसके सर्कमस्टांसेस ने उसकी इस वाइटल फोर्स की जो भी क्वालिटी थी उसको एक तरह से इन्फ्लुएंस करके मॉडिफाई किया था। ये बातों को हमको दिमाग में रखना चाहिए, इसलिए इस तरह के डिफरेंसेस डेवलप होते हैं। तो कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, पीछे से आवाज आ रही। तो अगर हम इस तरह की तो अब हमें ये समझने की कोशिश करने के इस तरह के इफेक्ट मेंटल प्लेन पे इंजरी के आ सकते हैं। इस तरह के इफेक्ट आते हैं। आप समझ लीजिए कि जो पर्सन भी इंजर्ड हुआ, इंजरी जाकर के अगर बहुत सीवियर है, उसमें उसके चाहे मेंटल प्लेन को जाके सिम्टम प्रोड्यूस करने के लिए इफेक्ट कर रहा है या फिजिकल प्लेन को इफेक्ट कर रहा है। अगर अंदर में बैकग्राउंड में बैठा हुआ माइज्म क्या है, उस हिसाब से सिम्टम्स का एक्सप्रेशन होगा। आर्निका एक ऐसी दवा है जिसके अंदर कई बार इस तरह का सुसाइडल टेंडेंसी जैसा सिफिलिटिक माइज्म जैसा सिचुएशन डेवलप होता है। तो जिन केसेस में हमें सुसाइडल टेंडेंसी जैसी बातें मिलें और अगर हिस्ट्री में हमें ट्रॉमा मिलता है, चाहे वो पैसिव हो चाहे वो ओवर ट्रॉमा हो, उन केसेस में हमें बहुत ध्यान रख के किसी भी एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन के देने से पहले हमें और ज्यादा अच्छे से इंडिकेशंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। और वो इंडिकेशंस हमें मिलेंगी आर्निका की। और हैनमन मैथमेटिका प्यूरा के आर्निका के इंट्रोडक्शन में यही बात कह रहे हैं जो मैं आपको सारी बैठ के अभी समझा रहा हूँ कि इस तरह के सिफिलिटिक माइज्म के केस में अगर इंजरी मिलती है, वहां आप आर्निका को ना भूलें। और अगर आपको आर्निका देने के बाद इंतजार करें, अगर आपको बहुत अच्छा कोई इम्प्रूवमेंट चेंज नहीं मिलता है, उसके बाद ही इंडिकेशन के बेसिस पे कोई एंटी सिफिलिटिक रेमेडी का उसके साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे सिलेक्शन करके उसको दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। दीपक, आप सबको म्यूट कर सकते हो। सर, मैंने ऑलरेडी म्यूट किया हुआ है, लेकिन कोई अपने आप को अनम्यूट कर लेता है। मैंने कर दिया है। मैं रिक्वेस्ट जी। तो इसी तरह से फिजिकल प्लेन पे अगर हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ऑस्टियोआर्थराइटिस का, ये किस्म का डिजेनरेशन है पार्ट का, जो कि हमें पैसिव या ओवर्ट इंजरी के बाद देखने में मिलता है। तो ये चीजें हमें अपने केसेस पे ध्यान देनी चाहिए। आर्निका का इतना ब्रॉड थॉट के साथ आपको प्रिस्क्रिप्शन सोचना चाहिए। अब जिस तरह से मैंने आर्निका अपने सर से सीखा, उसमें अगर हम एक बार कंपेयर करें एलेन्स कीनोट, जिसमें करीबन 70 लाइंस लिखी हुई हैं आर्निका के बारे में, अगर हम उसको मैथमेटिका प्यूरा में देखें तो हमें बहुत सारी ऐसी लाइनें मिलेंगी जो कि उसके साथ मैच करते हैं। जैसे कि
एलेंस की नोट में जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं तो हमें कुछ इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं, सोर, लेम, ब्लूइश फीलिंग all through the body as if beaten, traumatic affections of the muscle. अब सोचिए कि अगर आर्निका में करीबन मैं आपको देख के बताऊं, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। अगर हम देखें तो हमें आर्निका में 3rd एडिशन मैथमेटिका प्यूरा में हैनमन ने जब उसको तीसरी बार को किया तो 638 सिम्टम्स मिलते हैं टोटल। तो 638 सिम्टम्स के अंदर हमारे को 106 सिम्टम जो मिलते हैं, यानी कि 20% ऑफ द टोटल सिम्टम जो हमें मिलते हैं वो इससे मिलते जुलते मिलते हैं, जो कि यहाँ पर ये वाले वर्ड यूज हुए हैं, सोर, लेम, ब्रूइज्ड फीलिंग ऑल थ्रू द बॉडी। आप सोचिए, वो चोट लगने से ओवर में सिम्टम नहीं आया था, आर्निका के खाने से ये सिम्टम आया था, चोट जैसा सिम्टम आया था। 20% ऑफ द टोटल सिम्टम्स के अंदर हमारे को ये सिम्टम डेवलप हुआ, ये बात। इसी तरह से कि जो मेंटल सिम्टम है इसका जो एक टेम्परामेंट का सिम्टम है वो क्या है कि उसे कुछ भी हो जाए, मरने को पड़ा है तो वो कहता है आई एम सो गुड एंड सो हैप्पी एंड सो लाइवली एक्सप्रेशन। एलेंस कहता है लाइवली एक्सप्रेशन सेज देयर इज नथिंग द मैटर विद हिम। मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको केस बताया। हमको 3 सिम्टम मिलते हैं, सिम्टम नंबर 613, 615 एंड 616। अगर मैं वो सिम्टम ही आपके सामने अगर पढ़ दूं, अगर एक एक सेंटेंस की बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, उसको पढ़ने चाहिए तो हमको बहुत अच्छी इंसाइट मिलती है। यहाँ पर 613 के अंदर वो एक सिम्टम के आखिरी में बोलता है ऑल्दो ही वाज प्रीवियसली वेरी लाइवली। इसी तरह से हमारे को 615 नंबर सिम्टम में कहता है गे टॉकेटिव। 616 में हमें मिलता है कंपोज्ड चीयरफुल ह्यूमर। इस तरह के सिम्टम हमारे को प्रूविंग के अंदर आए थे, माइंडेड। ये कोई और दूसरा तरीका नहीं था, दवा खिलाई प्रूविंग की, जो भी मेथड ऑफ प्रूविंग लिखा हुआ हैनमन ने उस तरीके से, और ये सब हैनमन साहब का खुद का किया हुआ काम है, किसी और ने नहीं किया है खाली। इसी तरह से एक और सिम्टम हमें एलेंस की नोट में मिलता है, कंकशंस एंड कंफ्यूजन, रिजल्ट्स ऑफ शॉक और इंजरी, एपोप्लेक्सी, पैरालिसिस। अगर बिल्कुल इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम सिम्टम मैथमेटिका प्यूरा के अंदर जाके ढूंढते हैं तो हमारे को सिम्टम नंबर 572 मिलता है। क्या कहता है 572 सिम्टम? सुनिएगा ध्यान से। ड्यूरिंग स्लीप एट नाइट ही वेक्स अप फ्रॉम ए पेक्यूलियर hot feeling in the head, followed by anxiety when awake. He dreads the recurrence of new attack of the same sensation and thinks he is going to have a fit of apoplexy. ये सिम्टम है जो प्रूविंग के 10 घंटे के बाद पेशेंट ने एक्सपीरियंस किया। मैंने यहाँ पर किस टूर में आया, कितने घंटे के बाद आया, उसको यहाँ पर नोट करके रखा है। और हम सब जानते हैं कि इस तरह के सीवीए के सिम्टम रात में बहुत डेवलप होते हैं। हमारी प्रैक्टिस मेडिसिन से भी हम लोगों ने सब सीखा। फिर इस तरह के जो सिम्टम है कंकशन, कंफ्यूजन का, अगर इन सिम्टम्स को अगर हम थोड़ा सा समझे कि इनका डेवलपमेंट और भी कैसे होता होगा, तो एक वर्ड है फॉर्मिकेशन। चीटी चीटी चल रही है, या उसका कोई भी हाथ पांव का हिस्सा या पूरा हाथ या पूरा पांव हेवीनेस की फीलिंग होती है। पेशेंट आते हैं, आप लोग देखते हो ना, वो लोग आके कहते होंगे मेरे को झंझनाहट हो रही है, मेरे को चीटी चीटी चल रही है, मेरा हाथ सोया सोया हो रहा है, या मेरा हाथ हैवी लग रहा है। ये सब सिम्टम सोच के वो डॉक्टर के पास आता है कि डॉक्टर साहब मेरे को कोई पैरालिसिस तो होने वाला नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिम्टम्स बहुत अर्लीस्ट सिम्टम्स होते हैं कि किसी किस्म का कोई एपोप्लेक्सी डेवलप हो सके। तो इसके अगर आप पूरे आर्निका मोंटाना को अगर प्यूरा के अंदर देखेंगे तो हैनमन ने फॉर्मिकेशन से रिलेटेड 20 सिम्टम देखे टूबर के अंदर, और हेवीनेस से रिलेटेड 8 सिम्टम देखे।
इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और कंपैरिजन करें एलेंस की नोट के साथ मेट्रियोमेटी का प्यूरा का, तो हमको क्या मिलता है कि एलेंस में एक सिम्टम दिया हुआ है हीट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, कोल्डनेस ऑफ द लोअर, जैसे कि मैंने बताया कुछ केसेस में इस तरह का किया। तो यहाँ मेट्रियोमेटी का प्यूरा में हमारे को सिम्टम नंबर 18, 19, 65, 102, 103, 115 ऐसे करीबन 6 सिम्टम हमको मिलते हैं जो कि बिल्कुल इस सिम्टम के जैसे मैच करते हुए। एक आध पढ़ के सुना देता हूं मैं, तो आपको ये आएगा कि ये किताब पढ़ने का बड़ा फायदा है। सिम्टम नंबर 18 क्या कहता है? बर्निंग इन द ब्रेन, द रेस्ट ऑफ द बॉडी बीइंग कूल एटलीस्ट नॉट हॉट। इसी तरह से 19 नंबर सिम्टम क्या कहता है? हीट इन द हेड, द रेस्ट ऑफ द बॉडी बीइंग कूल एटलीस्ट नॉट हॉट। कई बार हम समझते हैं कि अरे ठंडा तो है ही नहीं, हेनमैन कहता है एटलीस्ट नॉट हॉट। तो वैसे ही बैठ करके बड़ी इस बात को हेनमैन साफ कर देता है। इसी तरह से हमारे को एक सिम्टम मिलता है जो कि हमें बोरिक में भी मिलता है। यहाँ पर वो सिम्टम नंबर 65 है। बोरिक में वो सिम्टम नोज के सब सेक्शन में आर्निका में दे रखा है। क्या सिम्टम है वो? अफॉरिज्म नंबर 65, सिम्टम नंबर 65, जो कि हेनमैन ने भी बोल्ड लेटर के अंदर लिखा हुआ है। ड्राई हीट इन द फेस टुवर्ड्स इवनिंग टू बिहाइंड द ईयर्स विदाउट थर्स्ट विद वेरी कोल्ड नोज। नाक एकदम ठंडा। इस तरह से करके आप ये सिम्टम्स मैंने नोट किए हैं, आप जाके देखेंगे तो आपको ये जस्टिफिकेशन मिलेगा। मैं बार बार एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये सिम्टम पेशेंट के अंदर आर्निका की प्रूविंग से डेवलप हुए, और ऐसे पेशेंट्स जिनको बड़ी कोई सीवियर ओवर्ट इंजरी होती है या पैसिव इंजरी होती है, उन पेशेंट्स के अंदर इस तरह के सिम्टम मिलते हैं कि उनका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वार्म है और लोअर पार्ट कोल्ड है, या एटलीस्ट वार्म नहीं है। और नोज आइसी कोल्ड और इस तरह की बातें बहुत सारे हमारे स्टॉलवर्ड्स कहते हैं, और यहाँ पर हमें सिम्टम नंबर 65 के अंदर ये बातें मिलती हैं। इसी तरह से हमने आर्निका का एक सिम्टम पढ़ा है कि वो बड़ा ओवर सेंसिटिव है, छूने देना नहीं चाहता है, होल बॉडी ओवर सेंसिटिव। यहाँ पर जब हम सिम्टम में जाते हैं तो हमें सिम्टम नंबर 396 अगर देखें हम, तो सिम्टम नंबर 396, on the side of the nape a pimple that cause shooting ulcerative pain when touched, टच बर्दाश्त नहीं है उसको। इसी तरह से 429 सिम्टम में क्या कहता है? पिंपल बिटवीन थंब एंड इंडेक्स which itches but when touched cause fine shooting pain as if a splinter was, जैसे कि किसी ने कांटा भोंक दिया उसके ऊपर। इस टाइप का सिम्टम डेवलप होता है। इसी तरह से हम अगर बोरिक के अंदर देखें आर्निका को, और जब वो माइंड एंड ये और वो करके सब सेक्शन शुरू करते हैं, उससे पहले एक बड़ा इंट्रोडक्टरी बात कहते हैं आर्निका का। बोरिक में बड़ा अच्छा लंबा इंट्रोडक्टरी पार्ट बोरिक ने लिखा है। वहां पर वो एक बात कहते हैं, ट्रॉमेटिज्म ऑफ ग्रीफ रिमोट्स ऑफ सडन रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल लॉस। हमें पेशेंट की भाषा को पकड़ना चाहिए। पेशेंट आके कहता है कि मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, मेरे पार्टनर ने ऐसा कर दिया, मेरे परिवार में मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरी तो कमर ही टूट गई। ये जो भाषा है कि मेरी तो कमर टूट गई, मेरा तो दिल टूट गया, ये ग्रीफ का ट्रॉमेटिक इफेक्ट है। ऐसी बहुत सारी भाषा सुनने को मिलेगी। इसी तरह की बात जब हम प्यूरा में जाके ढूंढते हैं तो वहां जाकर के हमको कुछ सिम्टम मिलते हैं जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। करीबन 4 सिम्टम मिलते हैं ऐसे, जैसे कि सिम्टम नंबर 338, यहाँ पे वो कहता है एंजाइटी एंड पेन इन द चेस्ट। एंजाइटी और पेन, ये देखो कंकॉमिनेंट की तरह से दिखाया हुआ है यहाँ पे।
इसी तरह से 339 में ऑपरेशन ऑफ द चेस्ट विद एंजाइटी, पेन्स इन द हाइपोगैस्ट्रियम एंड हेडेक। इसी तरह से 367 सिम्टम हमको मिलता है, वो क्या कहता है, एंजाइटी अक्रॉस द चेस्ट विद सिकनेस। और इसी तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है 609 में हमें मिलता है, वो कहता है एंशियस कंसर्न अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। थर्ड डे ये सिम्टम डेवलप हुआ अप्रूवर के अंदर कि उसको बड़ा एंशियस कंसर्न है प्रेजेंट और फ्यूचर का, जो कि इस कोविड-19 के कारण लोगों के अंदर डेवलप हो रहा है, एंशियस कंसर्न अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये सिम्टम्स को जब हम इस तरह से मार्क करते हैं तो हमें बहुत सारे कंपैरिजन करके बड़े ओरिजिनल सिम्टम मिलते हैं। मैं फिर बार बार कहूंगा कि ये सिम्टम किसी पेशेंट में देख के नहीं लिखे गए, ये प्रूविंग से पढ़े। पेशेंट आया, उसने बोला, टॉलवर्ट से दिया, उसके बाद हैविंग गाइडिंग सिम्टम और एलन स्किनोड जैसी किताबें बनी जिसके अंदर की ये सिम्टम आए, बट ओरिजिन क्या है, मेट्रोमेटिक का प्यूरा। ये बात मैं आप सब लोगों के आगे कहना चाहता हूँ। और ये जो बात मैंने यहाँ पे अभी कही कि पोस्ट कोविड-19 में जबकि बहुत सारे मेंटल इफेक्ट डेवलप हो रहे हैं, जिसमें एक तरह का ट्रॉमेटिक इफेक्ट ऑफ द ग्रीफ डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह है कि फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हो गए हैं, किसी की नौकरी चली गई है, किसी का बिजनेस ठप हो गया है, एंड मेनी मेनी रीजन। ऐसी जगहों में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर और भी इंडिकेशंस आर्निका की कंफर्म हमें मिलती है तो हमें आर्निका के विषय में सोचना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के मेरी आज की आप लोगों के साथ बातचीत थी, और पर्पस इसका सिर्फ इतना ही कहना है कि हम ऐसी कुछ कोशिश करें। प्रिस्क्राइबिंग बिना इंडिकेशन के नहीं होती। मेरी टॉक में कोई भी शॉर्टकमिंग हो सकती है, मेरी टॉक में कोई शब्दों की भूल चूक हो सकती है, जिसके लिए मैं आप सभी से बहुत हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि कोई मेरे शब्दों की भूल चूक हो। लेकिन सच्चाई यही है कि बिना इंडिकेशन के प्रिस्क्राइबिंग नहीं होती, ना ही करनी चाहिए, मुझको भी नहीं, किसी को भी नहीं। मैं कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करता हूँ कि ट्रॉमा देखा और आर्निका दे दिया, नहीं। इंडिकेशन ढूंढता हूँ, मिलता है तभी देता हूँ, और मिलता है इंडिकेशन। ये क्या है, ये वही होती है जिसमें हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ एक ही प्लेज लेते हैं कि हम मास्टर के फुटस्टेप्स को फॉलो करें, बस इतनी बात है। अब इस पूरी टॉक के ऊपर आपने मेरे को इतने समय तक बड़े पेशेंस से सुना। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरी पार्टिसिपेंट, एवरीवन। और अब अगर कुछ भी सवाल जवाब पहुंचते रहे तो हम उनको लेकर के बातचीत कर सकते हैं। तो दीपक, इफ यू अलाउ मी, लेट मी सी, आई एम हैविंग सम क्वेश्चंस, अगर उनको देख करके अपनी बात रख देता हूँ। जी सर, प्लीज। थैंक यू सो मच सर। और हमारे पास चैट में 2-3 क्वेश्चंस हैं। आलम बख्शी जी पूछते हैं कि स्ट्रेस ड्यू टू आर्ग्यूइंग कैन इग्निशिया हमारा क्योर और एनी अदर स्पेसिफिक रेमेडी। तो आपने एक्सप्लेन कर ही दिया कि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग चीज वेरिएशन है, आपको देखना है कि एक्चुअली क्या ग्रीफ है और उसको डिटेल में पढ़ना है। जो आपने एक बात कही कि सब लोग टेक्स्ट बुक में नहीं जाते, उसको मैं एक संबंध निकाल रहा हूँ सर, क्योंकि जब मैं अपनी BHMS के सेकंड प्रॉप में था तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे पैथोलॉजी की, हालांकि मैं उनसे बहुत प्रेरित हुआ, लेकिन उनकी एक शिकायत थी मेरी हमेशा उनसे कि सर आप हमें बुक लेकर के पढ़ाते हो और आप वो पढ़ाते हो जो बुक में लिखा है। मैं उनसे ये कहता था कि सर जो बुक में लिखा है वो हम पढ़ के आते हैं, आप वो बताओ जो बुक से बाहर हो, ताकि हम ये प्रैक्टिकली सीख पाएं कि हमें कहाँ अटकना है। और मेरी हमेशा कोशिश रही है 10th क्लास से लेकर के कि मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी है, और शायद इसलिए मुझे कभी किसी ट्यूशन की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हमारे जो सिस्टम है इंडिया में वो है क्या कि सबसे पहला जो वर्क है वो है ट्यूशन, फिर उसके बाद क्योंकि टेक्स्ट बुक को हटाने का सबसे पहला जो स्टेप है वो ट्यूशन होते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं कि एग्जाम से पहले सिर्फ पिछले 6 महीने में या 6 साल में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको याद कर लो तो उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। एक और फिर दूसरा शॉर्टकट ये है कि कुछ कुंजी आती थी, मतलब हमारे टाइम में उसको कुंजी बोलते थे या की नोट्स भी बोलते हैं या ऐसे गैस पेपर बोलते हैं। तो आप गैस पेपर पढ़ो जी, इन्हीं में से क्वेश्चन तो इन्हीं में से आने हैं।
तो ये जो हमारा ट्रेंड है पढ़ने का, ये सबसे गलत ट्रेंड है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये कहता आया हूँ कि अगर आपको पैथोलॉजी पढ़नी है तो आप वो रॉबिन्स की पढ़ो। वो वाह, आप सही बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल वो राइट। वो ऐसे वो राइटर हैं जिन्होंने पैथोलॉजी को समझा है और अपने आप लिखा है। जो बाकी राइटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी बुक्स बेकार हैं, लेकिन उनकी बुक्स में वो है जो जहाँ से उन्होंने कॉपी किया है। तो मैथमेटिका प्योरा भी एक ऐसी ही जगह है जहाँ से सब लोगों ने कलेक्शन करके स्टेप्स में आगे बढ़े। हो सकता है कि वहां से कोई ना कोई पॉइंट मिस रह गया हो। जैसा हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये देखते हैं कि अगर हमारा कोई दोस्त हमारे किसी और दोस्त से कुछ कह रहा है और वो दोस्त मुझे कुछ कह रहा है, तो शायद बात घूम फिर करके आ जाएगी। बात तो शायद एक सी होगी, लेकिन वो किस वे में प्रेजेंट होगी ये अलग होती है। तो हमें हमेशा टेक्स्ट बुक को फॉलो करना चाहिए। हर हाल में जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सभी को यही बताता हूँ कि जो टेक्स्ट बुक है उससे ओरिजिनल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। जैसा मैं सर के पास भी और आज वेबिनार में भी ये फील कर रहा हूँ, जब भी मैं इनकी क्लिनिक पे जाता हूँ और इससे सर से कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, तो भी सर एकदम से बुक्स खोलते हैं और कहते हैं चलो यार इसको क्लियर कर ही लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा स्टेप कि आज भी वही एंथुजियाज्म और सर का हमेशा ही रहेगा कि अभी भी वो चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ के बता दूं। वरना जनरली स्पीकर्स कहते हैं कि आप ये पढ़ सकते हो, लेकिन सर ने हमारे सामने ही वो सब नोट्स पढ़े, आप लोगों को बताया, वो सिर्फ इसलिए ताकि आप टेक्स्ट बुक पढ़ो। और शॉर्टकट ढूंढने की आदत एक ह्यूमैनिटी की आदत है। ऐसा नहीं है कि हम लोग शॉर्टकट नहीं ढूंढते, हम भी ये सोचते हैं कि यार गूगल को हम लोग क्यों चूज करते हैं, क्योंकि गूगल वो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता बताता है, आपको बताता है कि जहाँ पे जाम नहीं है। लेकिन बहुत सारे रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको शॉर्टेस्ट में दिक्कत आ सकती है। आपको पता है कि यार हाईवे चूज करो, आपको गाँव के अंदर नहीं जाना है। तो ये हमारा कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम कौन सा रास्ता यूज करेंगे। जो हाईवेज के रास्ते होते हैं वो हमेशा सेफ होते हैं, और ऐसी पढ़ाई में टेक्स्ट बुक के रास्ते हमेशा सेफ होते हैं। सर ने बताया कि इंजरी, सर ने बताया ग्रीफ, और तीसरा एक इंसल्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन तीन मेडिसिन में ये तीन टर्म समाई हुई हैं, लेकिन हाँ आपको इन मेडिसिन से ऐसे ऐसे क्लू मिल जाएंगे कि आप कहीं और पहुंच जाए। और सर ने एक बात और कह दिया कि जो गुरु हैं हमारे, अगर उनकी प्रूविंग्स हैं और अगर गुरु के गुरु की भी प्रूविंग्स है, तो फिर उसमें तो कुछ कहना ही नहीं, वो एक टाइप की टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक का मतलब ये है कि वहाँ पे गुरु और गुरु के गुरु उन सब का कंटेंट लिखा हुआ है। तो आप सब लोग फॉलो करें। मैं चाहता हूँ कि आज की जो मॉडरेटर है डॉक्टर श्वेता सिंह, अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो प्लीज वो भी पूछ लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन का आंसर रह गया, कोई डॉक्टर ऋतु अग्रवाल है, वो मेरे से पोटेंसी के विषय में पूछ रही है। मैं हाँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी पोटेंसी के विषय में जानना चाहते हैं, पोटेंसी अपने आप में पूरा एक अलग विषय है, और इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें कभी एक अलग ही, डॉक्टर दीपक जब कभी प्लान करेंगे, एक अलग ही सेशन आप पोटेंसी पे रखिए। और पोटेंसी अलग ही विषय है जहां पर हैंडमैन को बहुत इग्नोर किया गया है या बहुत अच्छे ढंग से एक्सपोज करके नहीं बात की गई है। तो कभी जब मौका होगा तो पोटेंसी की बात की जाएगी। पोटेंसी के सिलेक्शन का भी हैंडमैन ने प्रॉपर एक नियम दिया है, वो हमें सबको जानना समझना चाहिए। तो वो आप लोग सब देखेंगे तो आपको पता लगेगा, तो उससे हम बाद में बात करेंगे। बट बाकी ये क्वेश्चंस मुझे लगता है कि सभी के आंसर हो गए हैं। फिर भी किसी का कुछ रह गया है तो आप मुझे बताइए, तो मैं वो आंसर। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर मैं दीपक, चाहता हूँ कि डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला जो आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, वो जरूर इस वेबिनार के बारे में कुछ कहें। डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला मैम। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर दीपक। सबसे पहले तो हम आज के लेक्चर को डॉक्टर पंकज अग्रवाल के बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ करेंगे, क्योंकि आंख बंद करके इस लेक्चर को अभी सुन रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था 73-74 में जो जीनियस होम्योपैथ्स के हुआ करते थे, जिनका लेक्चर सुनते थे, बिल्कुल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड, रेपर्टरीज पर बेस्ड, उसी हिसाब से डॉक्टर अग्रवाल का सुनने को जब आंख खोली तो देखा अरे ये तो डॉक्टर अग्रवाल का लेक्चर है। तो बहुत अच्छा लगा एंड आई अप्रिशिएट। और इसी तरीके के लोग अभी चाहिए हमारी एक्चुअल होम्योपैथी को बचाने के लिए। हम आपको एक चीज बता दें कि होम्योपैथी को साइंटिफिकली प्रूफ करने के चक्कर में हम अपने इन प्रिंसिपल्स को, जो हैनेमैन के प्रिंसिपल्स को हैं, उनको हम भूल न जाएं। और रेपार्टरी है, ये सबसे बड़ा टूल है इन किसी भी सिमिलिमम को सिलेक्ट करने में। तो डॉक्टर अग्रवाल ने कुछ भी इसमें बताया
वो बहुत अच्छे से, बहुत पीसफुली और बहुत ही डिटेल में हम लोग को सबको समझाया और बहुत अच्छा लगा। इसमें इन्होंने 2 मेडिसिन का जिक्र बहुत ही डिटेल में किया, एक मर्क डल्सिस और दूसरा आर्निका। मर्क ग्रुप की हम एक मेडिसिन का और जिक्र करेंगे, मर्क र्यूब्रम एंड मर्क फ्लेवर्स। आज से मतलब हम बात करेंगे 80s के आसपास की, तब से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और मैंने ये महसूस किया कि फ्लेवर्स और र्यूब्रम जो है, अगर हम इसको थ्रोट में स्पेशली अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड के सिम्टम्स लेकर के देते हैं तो आप समझिए ये 100% फायदा करती है। मर्क डल के साथ मैंने कहा इसको भी हम ऐड कर दें अपने एक्सपीरियंसेस, और कम से कम नहीं 20-22 केसेस मिनिमम हम इस पर देख चुके होंगे। इसके अलावा एक आर्निका के संबंध में हम आपको बताएंगे जो बड़ा ही पिक्यूलियर केस था। ये बात होगी हम समझते हैं 81-82 के आसपास की। हमारी क्लिनिक थी और वहां पर बगल में एक प्रिंटिंग प्रेस चला करती थी और एक करीब 42 या 43 इयर्स के एक सज्जन थे, उनको बिल्कुल कान से सुनाई नहीं पड़ता था और वो ये कहते थे कि मैंने बहुत बढ़िया हमको सुनाई पड़ता था शुरू में और पिछले 8-10 साल से हमको नहीं सुनाई पड़ रहा। बहुत ट्रीटमेंट किया, बहुत परेशान हुए, दूर दूर तक गए, कोई फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने हमसे होम्योपैथी, मैंने भी तमाम दवाइयाँ ढूंढ ढूंढ करके रेपर्टरी और पूरा केस चेकअप किया, आप जानते हैं एंगेज में। और उसको करने के बाद में फिर मैंने ये महसूस किया कि इसको एक आने का मेडिसिन, मैंने कहा प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है, कंटिन्यूअस जोरदार इसकी आवाज आती रहती होगी कान में, तो प्रेशर पड़ता होगा, रेपर्टरी में देखा, उस बेसिस पे मैंने आने का दिया। और यू वॉन्ट बिलीव कि वो पेशेंट नेक्स्ट डे, हमारी उम्र तो उस समय मुश्किल से 24-25 साल थी, और वो आए, उन्होंने लिटरली मेरे पैर छुए, उन्होंने कहा जो मुझको सालों से नहीं सुनाई पड़ रहा था वो आपकी दवा खाने के विद इन अ वीक हमको सुनाई पड़ने लगा। मैंने 1 महीने उसको वॉच करके आया। तो आप सोचिए डिफरेंस में आर्निका का रोल कितना इम्पोर्टेंट हुआ। मैंने कहा इसको मैं आपको ऐड कर दूं इसके साथ डॉक्टर पंकज अग्रवाल के लेक्चर के साथ साथ। और इसके अलावा इन्होंने जो गुरु शिष्य परंपरा का जिक्र किया है, होम्योपैथी ऐसा सब्जेक्ट है और स्पेशली होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग जिसको बगैर गुरु के हम सीख ही नहीं सकते। जब तक हम गुरु से सीखेंगे नहीं उसको, तब तक एग्जैक्टली होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे प्रिस्क्राइब की जाए, कैसे सिमिलिमम हम ढूंढें, हम कभी नहीं सीख सकते। तो गुरु की शरण में इसमें हम रहेंगे अपने बड़े बड़े, तभी हम होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग को अच्छे से सीख पाएंगे, जिसमें डॉक्टर पंकज अग्रवाल इज वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंट टाइम में। और इसके अलावा इन्होंने डॉक्टर JN कांजीलाल का जिक्र किया था, तो उनको, उनकी बात को सुन के मुझको याद आ गई करीब 77 की। तब हम लखनऊ में थे, लखनऊ ही मेरा बर्थ प्लेस है, वहीं हम ब्रॉटअप हुए, वहीं नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से पढ़े हैं। डॉक्टर JN कांजीलाल साहब आए थे उस समय लखनऊ, और आपको हम बताएं उनसे इतना अच्छा लगा बातचीत करके। आज भी मेरे पास उनके कम से कम 20 लेटर्स तो पड़े ही होंगे, जिसमें वो थ्रू लेटर्स हमको फिर टीच करते रहे बाद में। और उन्होंने हमको ये बताया कि कहीं पर भी खाली होम्योपैथी नहीं टीच करते थे, हम अगर उनको ये बता रहे हैं कि मैंने कोई लेटर लिखा, उसमें उनको इंग्लिश का भी वर्ड ठीक नहीं लगा, उसकी स्पेलिंग भी नहीं, वो सच ग्रेट टीचर कि वो भी हमारा करेक्ट करते थे। ही वॉज ए वंडरफुल टीचर। आई रियली बो माई हेड बिफोर डॉक्टर कांजीलाल। तो आज हमको उनका नाम देख करके हम बहुत इमोशनल हो गए। और इसके अलावा डॉक्टर पंकज अग्रवाल ने जिक्र किया था अपने फादर का, तो आज हमको बहुत खुशी हुई। और बहुत पुरानी बात है, डॉक्टर ML अग्रवाल साहब और हम लोग सब जो थे मिलते रहते थे HMAI की वर्किंग में, और साथ साथ बहुत जगह कॉन्फ्रेंसेस में जाया करते थे, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। लेक्चर्स भी हमारे भी और उनके भी हुआ करते थे, और बहुत ही वॉज ए वंडरफुल मैन और बहुत ही अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे होम्योपैथ हुआ करते थे। और उसके बाद फिर हमको उनके बेटे डॉक्टर पंकज अग्रवाल के साथ जाने का सौभाग्य मिला। और आपको हम बताएं पेरिस में डॉक्टर पंकज अग्रवाल हमारे ही ग्रुप में हम लोगों के साथ थे, और इनके जैसा व्यक्ति, मुझको ऐसा लगता है जैसे छोटा भाई मेरे साथ चल रहा है।
मेरी एक एक चीज का ध्यान रखना, एंड ही वाज सो केयरफुल पर्सन, इट्स सो केयरिंग कि हम आपको क्या बताएं, हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में वहां फंस गए थे। पासपोर्ट की समस्या हो गई थी और काफी लोगों को पता भी है, डॉक्टर पंकज अग्रवाल तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने हमारी इतनी मदद उस समय की जिसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। थैंक यू सो मच। और लेक्चर के लिए वेरी वेरी थैंक्स डॉक्टर दीपक शर्मा और सभी मेंबरान को, डॉक्टर युधिष्ठिर को और सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको एज ए स्पेशल गेस्ट यहाँ पर बुलाया। और डॉक्टर पंकज अग्रवाल को तो उन्होंने बहुत बढ़िया लेक्चर दिया। और आपसे थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। डॉक्टर थैंक यू दीपक। मैम, थैंक यू आपने सो मच। तारीफ की है, वैसे ही मैं हमेशा सर के लिए कहता हूँ कि जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था एमडी, तो सर ने मुझे हर स्टेप पे सलाह दी, और मतलब जहाँ जहाँ भी फंसा, तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हुई वो सर की वजह से हुई, और इसके लिए हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। एक एक चीज़ सिखाई, कहाँ कैसे आपको काम करना है, कहाँ आपको बिहेव करना है, वो सब कुछ मुझे सर ने सिखाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहता हूँ कि हमारी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट दे रहे हैं सर, और ये आपको हम ईमेल भी करेंगे। और अभी फिलहाल क्योंकि वेबिनार्स का टाइम है, तो हम लोग वेबिनार्स में डिजिटली सभी लोगों को ऐसे ही एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। फिजिकली मिलेंगे तो हम फिजिकली भी जरूर आपको ऐसा सर्टिफिकेट देंगे। ऐसा ही एक सेम सर्टिफिकेट मैम के लिए भी है, क्योंकि हमारी स्पेशल गेस्ट हैं आज की। तो मैम आप डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह हमारे प्रेसिडेंट सर और हमारे पैटर्न सर, पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर आपके लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन लगातार वेबिनार्स कर रही है, हर सैटरडे को वेबिनार्स करती है। वो सिर्फ दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स के लिए हैं। बाकी जो लास्ट संडे को 7 वेबिनार हो रही है, वो सिर्फ सभी के लिए हैं जो फ्री है। बाकी सैटरडे वाली सभी सिर्फ दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स के लिए हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग ज्वाइन करिए। हमारी वेबसाइट है dhma.in, और फ़ोन नंबर है 9711153617। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले हमारे पैटर्न सर डॉक्टर बीपी सिंह सर जरूर आज के लेक्चर के बारे में कुछ कहें। सबसे पहली बात तो ये है डॉक्टर कि हमारे दोनों अतिथियों का स्वागत के साथ में कि एक्चुअली सिर्फ शक्ल बदलती है। डॉक्टर ज्ञान मजूमदार, डॉक्टर वीएन चक्रवर्ती, डॉक्टर एलएम खान और डॉक्टर कांजीलाल, ये सिर्फ शक्ल बदलती है, अदरवाइज आत्मा तो इनमें हैंडमेड की ही होती है। तो इसी तरह से आज डॉक्टर पंकज हैं, डॉक्टर पूर्णिमा हैं, ये भी उन्हीं की आत्मा से शक्ल बदली हुई है ना। तो ये चीजें हमको याद रखनी चाहिए। और जो डॉक्टर साहब ने अभी जो आर्निका पे इतना बड़ा लेक्चर दिया है, सिंसियरली ये मैंने अपने ऊपर यूज किया है, क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड में टाइनेटाइटिस थी, उसमें सैलिसिलिक एसिड इसमें निकला था। मैंने बहुत लंबा चौड़ा बिना किसी प्रोड्यूस के मेडिसिन निकाली, निकलने के बाद में लिया, थोड़ा आराम मिला, फिर ऐसा ही हो गया। और वाकई मैंने फिर आर्निका 30 में लिया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट टाइनेटाइटिस में मिला। ये तो डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला, डॉक्टर पंकज अग्रवाल, ये तो शक्ल बदलती है, सिर्फ आत्मा इनमें डॉक्टर हैंडीमैन की ही है। धन्यवाद सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर दीपक। थैंक यू। हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर श्वेता सिंह, आपका कोई कमेंट मैम? I want to congratulate first of all Dr. Pankaj sir for such a wonderful lecture, and it is always a pleasure sir to listen your webinar, and it's always wonderful. And हमारे साथ हमारे वैक्सीन के भी मेरे क्लासमेट्स एंड मेरे सीनियर्स भी जुड़े हुए हैं, और सभी को आई नो आपकी हमेशा जो टीचिंग्स है हम लोग उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एंड यू आर वाइस प्रेसिडेंट एट वैक्सीन होम्योपैथिक, वाइस प्रिंसिपल एट वैक्सीन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, और आप हमारे ऑर्गेनॉन के प्रोफेसर भी रह चुके हैं।
तो एक बहुत अच्छा फील होता है उस चीज़ को लेकर कि हमें जो टीचिंग्स मिली हैं वो आप जैसे इतने अच्छे और रिस्पेक्टेबल जो स्पीकर्स हैं उनसे हमें कुछ सीखने का मौका मिला है। और हमारे पास ऑलरेडी रिक्वेस्ट आई है कि हमारा जो मतलब आगे भी हम आपसे सीख सकें ऑन पोटेंसी सिलेक्शन। सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर दीपक से कि एक और वेबिनार आप रखें और दैट विल बी द टॉपिक शुड बी द पोटेंसी सिलेक्शन, और हम दोबारा डॉक्टर पंकज को सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डॉक्टर श्वेता। और मैं जब भी पंकज अग्रवाल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ तो सर एक ही बात कहते हैं, ये तो तुम्हारा हक है। तो सर जब ऐसी बातें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू यस डॉक्टर। सर, ही इज लाइक अ फैमिली और डीएचएमए फैमिली की तरह ही है वो। हाँ जी, वो सर अच्छा हमारी लगता है। बीएचए फैमिली के मेंबर भी हैं। तो सर सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सर कहते हैं तुम्हारा हक है, जब चाहे जब करोगे, कोई मुझे कोई समस्या नहीं। और जब कहते भी हैं उसी डेट पे सर हमेशा तैयार रहते हैं। ये सबसे सर की सबसे बड़ी बात है। अब मैं चाहूंगा कि आज का जो वोट ऑफ थैंक्स है, मीटिंग को एंड करने की जो सिचुएशन है, वो मेरे प्रेसिडेंट सर दें, डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह सर। थैंक यू डॉक्टर दीपक। आज का लेक्चर डॉक्टर पंकज अग्रवाल का बहुत बढ़िया रहा। गुरु शिष्य परंपरा को साथ लेकर उन्होंने जो लेक्चर दिया है, मैं भी उसे फॉलो करता हूँ। मेरे 2 गुरु हैं, एक पंजाब में डॉक्टर पदम प्रकाश लांबा, एक जयपुर में डॉक्टर आरपी शर्मा। जब भी मुझे मुश्किल आती है बस मेरा फोन वहीं मिलाता हूँ मैं, तो वहीं से उसका सॉल्यूशन मिलता है। दूसरी बात ये कि पोटेंसी वाली बात आई सर, हमने हमारी सारी वेबिनार में और हमारी जो सीएमई पहले होती आई है सब में जिक्र हुआ है सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी का, और ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन किसी भी स्पीकर ने आज तक ये नहीं कहा कि चलो इस पर मैं तैयार हूँ देने के लिए। लेकिन आज डॉक्टर पंकज अग्रवाल ने कहा है सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी में एक लेक्चर रखिए, डॉक्टर श्वेता ने भी कहा है कि सर का लेक्चर कराइए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर पंकज अग्रवाल कम से कम इस तैयार हुए अपना लेक्चर देने की सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी का। तो जल्दी सर हम आपको बुलाएंगे लेक्चर कराने के लिए। तो डॉक्टर पंकज अग्रवाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। और डीएचएमए के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में डॉक्टर दीपक शर्मा जो इस पूरे वेबिनार को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। गुरु शिष्य परंपरा के बारे में मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारे गुरु हैं डॉक्टर एस के डे सर, जिन्होंने मुझे होम्योपैथी पढ़ना सिखाया। तो मैं कभी किसी केस में फंसता हूँ तो सिर्फ उनको फोन मिलाने लगता हूँ, और जब फोन मिलाने लगता हूँ तब तक मेरा केस सॉल्व हो गया होता है। और मैं सर से सिर्फ इतनी बातें करता हूँ, सर आप अच्छे हैं ना, आप सर दिल्ली कब आ रहे हैं? तो ये गुरु शिष्य का एक ऐसा कनेक्शन है कि मुझे उनकी बातें याद आ जाती है, और सोचता हूँ कि यार केस तो उन्होंने बताया हुआ था, बस मेरे दिमाग नहीं चला। तो जब भी उनको फोन मिलाता हूँ इसी में मैक्सिमम केस तो यहीं सॉल्व हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग हमारे साथ में हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही जुड़े रहें। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की अगर मेंबरशिप लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.dhme.com जा सकते हैं। बहुत आसान से रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। जो भी थोड़ी मुश्किल आ रही थी वो भी हमने सब सॉल्व कर दी है। कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझे 9711153617 पर कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की फैमिली की तरफ से सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे चुना हुआ है और मुझे ये सब कार्य करने का मौका देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। धन्यवाद डॉक्टर वीपी सिंह सर, डॉक्टर वाई सिंह सर, डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर और भी सारे एग्जीक्यूटिव, डॉक्टर आलम बख्शी हमारे साथ हैं, कश्मीर होम्योपैथिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे सब लोग जुड़ जाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, everyone. Thank you so much. थैंक यू मैम। Thank you so much to everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Good evening. Bye-bye. Goodbye. Thank you very much. Bye. सर एंड करें मीटिंग।